हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस का हम लोग लाइव एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे और हम लेकर के आए। हम जो प्रॉमिस किए थे उसको हमने कंप्लीट किया। सिलेबस काफ़ी बड़ा होने की वजह से और एक दिन में उसको कंप्लीट करना, आप लोगों को भी समय देना, उस चीज़ को रिवाइज़ करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन हमने उसको फुलफ़िल किया है। आप लोग अगर लेक्चर्स को रिवाइज़ करके देखेंगे, दोबारा जा करके देखेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा अगर वो रिपीट करके देखेंगे तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम जो है प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। और अभी आप ये पूरा सॉल्यूशन जो 2 घंटे का है आप देख सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प होगा। पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं। और इसके बाद अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रही, ताकि उस टॉपिक का हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को तुरंत दे सकें। या हमें एक लिस्ट दे दो कौन कौन से टॉपिक का आपको चाहिए वीडियो, तो लाइव आकर के हम वो टॉपिक आप लोगों को फिर से समझा दें। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो सबको शेयर करिए प्लीज़, है ना। हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखाइए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है आपका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ ये कोर्स कंपैरेटिवली थोड़ा-सा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए तैयारी करने में बहुत थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, आई नो, है ना? तो इसलिए हम इसके अंदर इसके एक-एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह हैं, हम उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी रिलेटेड टॉपिक्स आपके रहेंगे, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपके जो फंडामेंटल बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, वो सभी कवर हुए हैं, है ना? तो इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन रहेगा, तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड टर्म समझ में आ जाएँगी, तब इनके साथ वाला टॉपिक भी कवर कर पाएँगे। ओके? इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। हम जो-जो टर्म की बात करेंगे, आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी लिखने में, राइट? मूविंग टुवर्ड्स द कोर्स। ये रहा आपका पेपर। ओके। ये आपका कोर्स है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी इन प्रिसीजन फार्मिंग। तो इस कोर्स के अंदर 3 बेसिक टर्म्स तो आपके पास आ जाती है। वन इज़ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वन इज़ नैनो टेक्नोलॉजी एंड वन इज़ प्रिसीजन फार्मिंग। तो इन तीनों की बात इन क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगी आपके पास। जब हम मूव करते हैं पार्ट ए, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इन द पार्ट ए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डैश एमिटेड, रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड बाय द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जो रिमोट सेंसिंग होती है, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग का बेसिक सा मतलब क्या होता है। आप लोग टीवी में रिमोट चलाते हो, आप टीवी को टच करके तो नहीं करते ना, या रिमोट आपके टीवी से टच नहीं होता, दूर से ही होता है, और दूर से होके भी आप उसमें कोई भी चैनल चेंज कर सकते हो, राइट? तो सेम ये चीज़ होती है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है आपकी, किसी चीज़ को भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या देखना, जो भी इंफॉर्मेशन है उनका डाटा वगैरह देखना, बिना उस चीज़ के कांटेक्ट में आए। जैसे कि हम अर्थ के आसपास, कोई भी अर्थ पे कोई भी कहीं भी कोई चीज़ हो रही है, तो हम सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं, हम उन सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। अब वो सैटेलाइट्स अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रहती है, हम अर्थ के अंदर उस पार्ट में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। दैट इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट के थ्रू हम कर रहे हैं, बिना उस चीज़ के कांटेक्ट में आए। तो रिमोट सेंसिंग जो होती है, वो मेनली किस चीज़ की प्रॉपर्टीज को यूज करती है? तो इसके अंदर आपके पास आंसर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं, जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ रेज एमिट करेगा यानी रिलीज करेगा, कुछ को वो रिफ्लेक्ट करेगा जो उनसे टच होकर दोबारा जाएंगी, ठीक है, कुछ वो डिफ्रैक्ट कर देगा, साइड में कर देगा। तो ये सभी चीजें जो होती हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो है, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके और वो काम करता है। ओके, तो आपको ये चीज़ डायरेक्टली याद रखनी है कि इलेक्ट्रो जो रिमोट सेंसिंग होती है, वो किसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस ऑब्जेक्ट ने या तो एमिट की हैं, जैसे रिलीज की हैं, या उसको किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे कोई आई थी, वापस वहां पे रिफ्लेक्ट हो गई पीछे। और तीसरी होती है कि कुछ डिफ्रैक्ट हो गई है, ऐसे साइड में चली गई है। ओके, ये चीज हो गई है। ओके, सेकंड आता है आपके पास, द एल्टीट्यूडिनल डिस्टेंस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट। कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है,
अर्थ से उसका जो टोटल डिस्टेंस होता है, हाइट का जो डिस्टेंस होता है, वो वैसे उसका एक्चुअल जो होता है 35,800 या 900 समथिंग किलोमीटर की रेंज होती है। लेकिन इसको हम जब अप्रॉक्स पढ़ते हैं तो अप्रॉक्स के अंदर वो क्या आ जाएगी हमारे पास 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो कोई भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ से जो एल्टीट्यूड पे डिस्टेंस होता है, उस कितना होता है अराउंड 36,000 किलोमीटर। ओके, सो कैन बी डिफाइंड। अभी इसमें एमसीक्यूज में हमेशा मैंने बोला है कि हमेशा बहुत ध्यान से पहले पूरे पेपर को आपको चेक करना है कि कोई भी ऐसी डेफिनेशन, कोई भी ऐसी टर्म जो आपको लगती है कि उसका आंसर एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो भी आपका पार्ट ए रहता है उसके अंदर पक्का किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे दे रखे हैं आपको, कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग, डिस्प्लेइंग डाटा विच आर स्पेशली रेफरेंस टू द अर्थ। यानी कि एक ऐसा पूरा सिस्टम है जिसके अंदर अर्थ के ऊपर, अर्थ पे स्पेस एक मतलब स्पेस आप देखोगे तो अर्थ के कोई भी पॉइंट के ऊपर है स्पेस पे आपके, आप उस डाटा को कैप्चर कर सकते हो, स्टोर करके रखता है, चेक करता है, उसको डिस्प्ले करता है। यानी सारा जो सिस्टम होता है वो किसको बोलते हैं हम? सो वो होता है आपका GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसी की डिफाइन आपसे आगे पूछ ले तो आपको एज इट इज यहाँ से वो चीज उठा के और लिखनी है। ओके, सो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एक ऐसा प्रॉपर सॉफ्टवेयर का पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप डाटा को कैप्चर कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, पूरा उसको स्टोर करने वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स दैट हेल्प यूजर टू रिकॉर्ड द पोजिशनल इंफॉर्मेशन। नाम में क्या आ गया, क्या रिकॉर्ड करेगा? वो पोजीशन बताएगा। अब ये बहुत सी कॉमन सी चीज है। अब कोई भी व्हीकल को चेक करते हो, कोई व्हीकल कहाँ पहुंचा है, उस पर क्या चीज लगी होती है? हम कभी भी लोकेशन चेक करते हैं, मैप लगाते हैं, हम क्या लोकेशन चेक करते हैं? वहाँ पे जीपीएस होता है। जीपीएस वर्ड का मतलब सबने सुना होगा, जीपीएस वर्ड। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिक पोजिशनल सिस्टम। क्योंकि इसका मेन काम क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कहीं भी पड़ा है, आप उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन को आप पता लगा सकते हो, उसकी एग्जैक्ट पोजिशनल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। उसे बोला जाता है जियोग्राफिक पोजिशन सिस्टम और जीपीएस। ठीक है, ये पूरा एक नेविगेशन सिस्टम होता है। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे भी जाना है, किसके ऊपर बेस्ड होता है? इसके डिफाइन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईएस और जीपीएस की, कि एक पूरा नेविगेशन सिस्टम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने का। वो पूरा नेविगेशन हो गया आपका कि आप यहाँ से लेकर, जैसे कोई भी हमने मैप लगाया, हमें कहाँ पे जाना है? हमें रायपुर से लेकर हमें जाना है ग्वालियर जाना है मान लो, तो हम उसके बीच का मैप लगाएंगे तो पूरा आपका नेविगेशन सेट होगा। अभी किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? एक बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है, एक सैटेलाइट नहीं होती, बहुत सारी सैटेलाइट्स का नेटवर्क होता है जो क्या करता है, पूरे पोजिशन को रिकॉर्ड करता है कि रास्ते में कौन कौन सी लोकेशंस आएंगी। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन का पता करने के लिए जो ये सिस्टम होता है, दैट इज जीपीएस, जो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो जीआईएस के अंदर नाम में क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसके अंदर आप कोई भी डाटा की इंफॉर्मेशन को आप कैप्चर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसको अरेंज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, वो चीज आ गई। लेकिन जीपीएस के अंदर स्पेशली सिर्फ क्या चीज आ जाएगी? पोजीशन आ जाएगी। दो टर्म्स क्लियर हो गई हमारी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आती है आपके पास डैश आर ऑटोमेटिक एंड मे बी अप्लाई टू न्यूमरस फार्मिंग ऑपरेशंस। कोई ऐसी चीज जो ऑटोमेटिक होती हैं और आप कोई भी फार्मिंग ऑपरेशंस पे कई सारों पे आप लगा सकते हो, तो ये चीज होती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं ये ऑटोमेटिक होती हैं, प्लस आप इसको बहुत सारी अलग अलग फार्मिंग ऑपरेशंस के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा VRT। VRT की फुल फॉर्म भी पूछे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजीज। ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा है कि डैश टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग यूजेस इट्स ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखिए इसके अंदर क्या चीज आती है कि दो तरीके की रिमोट सेंसिंग होते हैं, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव किसको बोलेंगे? कोई कोई पर्सन अपने बोलते हैं कि बहुत एक्टिव है, यानी कि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है, वो खुद से बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, खुद से बहुत सारा काम कर रहा है। पैसिव होता है कि ठीक है, उसको आपने कोई फैसिलिटी लाके दे दी पहले से तो वो कर लेगा, है ना?
तो वो चीज़ हो गई है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसने बोला है कि खुद का अपना एक सोर्स होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। एक ऐसी रिमोट सेंसिंग होती है जो खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स बनाती है वो खुद से, ठीक है? उसको आप बोलोगे एक्टिव। और पैसिव वाली क्या करती है कि वो एनर्जी का सोर्स बाहर से लेती है, यूज़ करती है। वो मेनली कौन-सा एनर्जी का सोर्स लेगी वो? सन को, क्योंकि सन सबसे मेन आपकी एनर्जी का सोर्स रहता है। तो जो पैसिव वाले रिमोट सेंसिंग होती है वो सनलाइट का यूज़ करती है एज़ देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सोर्स के तौर पे। लेकिन जो एक्टिव वाली होती है वो अपना खुद का सोर्स बनाती है। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। ओके, अब जीआईएस जो होती है ये क्या करेगी आपको पूरा, वैसे तो कई जगह आपको मिलेगा कि आपको 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। बाकी जो जीआईएस होती है आपकी लोकेशन को बताती है, तीनों डायमेंशन के कोऑर्डिनेट से बताती है 3D से। ठीक है, फिर आता है जीपीएस। जीपीएस का एक मेन प्रिंसिपल होता है दैट इज़ ट्राइलेटरेशन। ट्राइलेटरेशन का मतलब ये होता है कि आपको 3 कॉर्नर से वो ऐसे तीनों जगह से एस्टिमेट करके एक पर्टिकुलर पोज़ीशन आपको बताएगी। इसलिए वो ट्राइलेटरेशन बोल देते हैं क्योंकि 3 साइड्स हो गई हैं इसकी। ठीक है? तो ये जो जीपीएस होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ट्राइलेटरेशन। 3 लेटराइट्स की तरफ से हो गया 1, 2, 3, तो एक एग्ज़ैक्ट सेंटर में जो लोकेशन आएगी वो पता लग जाएगी। अब एक नई डिफाइन आती है जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ इमेज इंटरप्रिटेशन किसको बोलते हैं? इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, अब कोई भी आपकी इमेज आपको दिख रही है, आपको सामने हमने ड्राइंग बना के दे दी है, कोई भी इमेज दिखा दी है कि उसके अंदर पहाड़ बने हुए हैं, आगे कुछ लोग बना दी, कैंटीन बना दी, पार्क बना दिया, ऐसे आपको वो एक इमेज दे दी। तो आपको क्या करना है कि उस इमेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, हम उसे एग्ज़ामिन करते हैं ना कि अच्छा हम पिक्चर सामने आ गई, हम उसको चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक कैंटीन है, यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पीछे से बहुत सारा ट्रैफिक है, व्हीकल जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसके उसके फीचर्स को देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं कि इसमें क्या-क्या इस पिक्चर के अंदर हो रहा है। उसी को हम बोलते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ एग्ज़ामिनिंग अ रिमोट सेंसिंग एक इमेज है आपकी, रिमोट सेंसिंग से बनी हुई एक इमेज है आपकी पूरी, जिसको हम मैनुअली आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग के तरीके से आपके पास सामने एक पिक्चर इस तरीके से बन के आ गई है। ये आपकी रिमोट सेंसिंग से इस तरीके से जैसे भी उन्होंने लोकेशन बतानी है, इस तरीके से आ गई है। फिर हम मैनुअली उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि उस पिक्चर के अंदर क्या-क्या फीचर हैं, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं, क्या-क्या प्रोसेस चल रही है, वो हम देखेंगे। उसी को बोलते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन। तो एक रिमोट सेंसिंग वाली इमेज को जब हम मैनुअली उसके फीचर्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, पहचानते हैं कि उसमें क्या-क्या हो रहा है, दैट इज़ इमेज इंटरप्रिटेशन। एक डिफाइन हो गई हमारी ये वाली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एसटीसीआर। एसटीसीआर का मतलब होता है सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। तो आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि अगर इसको ऑब्जेक्टिव में दे दिया आपके तो इसके टर्म्स बहुत लिंक देंगे सीसी से आपको। ठीक है, तो इसका क्या होता है? सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज हुआ। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर सबसे पहले देखिए, इसमें 2 तो साइंटिस्ट हैं, तो पहले तो हम इसके 2 साइंटिस्ट के नाम, एक तो एक्चुअली में 3 साइंटिस्ट आ गए ना इसमें। चलिए तीनों की बात करते हैं। एक तो इसके अंदर आता है हमारे पास जीआईएस, तो एक तरीके से इसके फादर हो गए। जीआईएस के अंदर रिलेटेड कौन-सा होता है? रॉजर टॉमलिंसन। टॉमलिंसन, रॉजर टॉमलिंसन जीआईएस के लिए है। इसके आगे मैं लिख देती हूँ, रॉजर टॉमलिंसन इज़ फॉर जीआईएस। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास 2 तो मेन आ जाते हैं इसके अंदर। नैनो टेक्नोलॉजी का जो क्या कहते हैं हम, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया गया था, जिसको डिस्क्राइब किया था, वो तो किया था रिचर्ड फेनमैन ने, ठीक है? और जो नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म थी, वो दी थी नोरियो तैनीगुची ने। इसका आगे मैंने लिख भी रखा है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ बात करेंगे हम इसकी। तो अभी इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी से कौन-सा रिलेटेड होता है? रिचर्ड फेनमैन। और जीआईएस से कौन-सा है? रॉजर टॉमलिंसन। ठीक है, और एक आता है आपके पास रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बारे में किसने बताया था? एवेलिन एल प्रूइट। ठीक है, एवेलिन एल प्रूइट। तो 3 साइंटिस्ट हैं। जीआईएस का है रोजर, जीआईएस का है रोजर, नैनो टेक्नोलॉजी का है रिचर्ड फेनमैन, और रिमोट के ऊपर 11 बटन है। तो रिमोट सेंसिंग के लिए क्या आएगा? एविलाइन 11। ठीक है, उससे याद रखना हमें। रिमोट सेंसिंग में क्या है? कुछ 11 जैसा है, 11 यानी एविलाइन रिमोट में आ गया। नैनो के अंदर, नैनो के अंदर है रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन। जो मैन है वो तो बहुत नैनो है, और जो सन है वो जीआईएस पे काम कर रहा है। तो टॉमलिंसन जो है इसका नाम, उस तरीके से आपको थोड़ा, जैसे अगर मैच में इसी तरीके से कुछ पूछा या ऑप्शंस में आया,
तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो जीआईएस है, जो सन है वो जीआईएस पे काम कर रहा है, जो मैन है इसका फेन मैन जो है वो बहुत नैनो मैन है, ठीक है, बहुत छोटा है। नैनो का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, मैन जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। रिमोट के ऊपर कितने बटन है, एविलाइन यानी 11 बटन है, 3 हो गए हमारे पास। फिर आता है जीपीएस, जीपीएस से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर सा हो गया आपके पास, सर्वर हो गया। WGS84, WGS84 किससे रिलेटेड आता है, जीपीएस से रिलेटेड आता है। और ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, इनका स्पेक्ट्रल रीजन यानी पूरी एटमॉस्फेयर की एक विंडो आ गई है। 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए हमारे पास इसके अंदर। ओके, सो लास्ट वन इज द ट्रू एंड फॉल्स। अब इसके अंदर देखिए, ये रहा वो दूसरे साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने तो नैनो टेक्नोलॉजी को बताया था। और नोरी तैनिगुच्ची जो है, इनकी स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं, नोरी तैनिगुच्ची जो है, इन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दी थी। नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म दी थी वो एन नाम के पर्सन ने ही दी थी, दैट इज नोरी तैनिगुच्ची। नेक्स्ट इज मॉडर्न जीआईएस टेक्नोलॉजी जो होती है वो एनालॉग टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज करती है। नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक न्यू डिसिप्लिन है, एक न्यू साइंस हो गई आपकी, जिसमें आप स्पेस का जितना भी डाटा होता है या स्पेस के अंदर जितनी भी टेक्निक्स वगैरह होती है, ठीक है, उसकी पूरी मॉडलिंग करते हैं, उसको पूरा हम स्टडी करते हैं। कंसर्न्ड विद द मॉडलिंग ऑफ स्पेशियल डाटा एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन द स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भू सूचना विज्ञान एक नया विषय है जो स्थानिक डाटा के मॉडलिंग और स्थानिक सूचना प्रणाली में प्रसंस्करण तकनीकों से संबंधित है। तो जितनी भी स्पेशल डाटा है या वहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उससे पूरा रिलेटेड रहता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि जियो वर्ड हम पूरी ज्योग्राफी, पूरी स्पेस सबकी बात करते हैं इसके अंदर। तो वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डाटा होगा, उससे जो भी साइंस रिलेटेड होती है, उसे हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, तो एक इंपॉर्टेंट एक टर्म होगी कि मेटा डाटा किसको बोलते हैं, एक चीज के डाटा के बारे में, मतलब एक कोई आपका डाटा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, ये ऑलरेडी एक डाटा है, एक डाटा कोई इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी जो एक चीज आप बताओगे, जो भी इन्फॉर्मेशन या डाटा बताओगे, उसको बोलते हैं मेटा डाटा, कि एक डाटा के बारे में और जब आप डाटा बताओगे, दैट इज मेटा डाटा। द शेप ऑफ अ पिक्सल ऑफ एन इमेज कैन ओनली बी ट्राइंगुलर, तो ये चीज फॉल्स होती है। मेनली जब भी पिक्सल बनाए जाते हैं वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्मेट में ज्यादा होते हैं, वो ट्राइंगुलर नहीं होते हैं, वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर फॉर्मेट में ज्यादा होते हैं। पिक्सल की शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर या मोस्ट प्रोबेबली जब भी पिक्सल बनाए जाते हैं, इस तरीके से ग्रिड बनती है, मोस्टली स्क्वायर ही बनती है। सो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होती है। ओके, सो ये हो गया आपका ए पार्ट। ट्रू फॉल्स के अंदर एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉडर्न जीआईएस टेक्नोलॉजी एनालॉग टाइप की इंफॉर्मेशन का यूज करती है। नैनो टेक्नोलॉजी टर्म नोरी तैनिगुच्ची ने दी थी, एन फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, एन फॉर नोरी तैनिगुच्ची ने टर्म दी है ये वाली। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम मेनली स्पेस का जितना भी डाटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्निक्स वगैरह चल रही है स्पेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की, उससे रिलेटेड होता है। मेटा डाटा जो होता है वो डाटा अबाउट दी डाटा होता है। और पिक्सल की जो शेप होती है वो मेनली क्या होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है। ठीक है, जीआईएस के अंदर सन किस पे काम करेगा, जीआईएस, एस फॉर सन इस पे, तो रॉजर टॉमलिनसन। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए रिचर्ड फेनमैन, मैन बहुत नैनो है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट में कितने बटन है, एविलाइन एल प्रूल्ट यानी 11 बटन है। और जीपीएस से रिलेटेड होता है WGS84। ठीक है, एक्टिव वाली जो रिमोट सेंसिंग होती है वो खुद का सोर्स यूज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, जबकि जो पैसिव वाली होती है वो सनलाइट का यूज करती है। जीआईएस 3D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। जीपीएस जो होता है वो ट्राइलेटरेशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग की टेक्निक लगा के आपके पास जो भी इमेज आई है, फिर आप उस इमेज के अंदर से खुद से फीचर ढूंढोगे कि इस इमेज में क्या क्या चीज आपको दिख रही है, क्या क्या इस इमेज में हो रहा है, दैट इज इमेज इंटरप्रिटेशन। STCR की फुल फॉर्म होती है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। ओके, तो जीआईएस जीपीएस की होगी। जीआईएस के अंदर तो हम सारा टोटल जितना भी डाटा है उसको आप चेक करोगे, स्टोर करोगे, कैप्चर करोगे, डिस्प्ले करोगे, सब आ जाएगा उसके अंदर। और जो जीपीएस होता है वो मेनली किसका होता है, वो एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मेनली सिर्फ पोजीशन पे काम करता है, पोजीशन की इंफॉर्मेशन को यूजर को बताता है। ओके, सो ये आपका पार्ट ए हो गया। हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो हम डिस्कस कर रहे थे जियो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का जो आपका कोर्स है उसके बारे में। इसके अंदर हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर पार्ट बी। पार्ट बी की जब हम बात करते हैं
तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, डेफिनेशंस आती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी बेसिक आपके टर्म्स आएंगी जो आपके पूरे चैप्टर से रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ यही होती है कि आपको इसकी टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लगती हैं। तो इस चक्कर में ना वो क्या होता है कि इवन अगर उसका कंसेप्ट ईजी भी होगा ना, तो भी हमें ऐसे मतलब एक डर बैठ जाता है कि यार नहीं समझ में आएगा ना, बहुत ऐसे हार्ड है वो चीज़। तो वो चीज़ को हम दूर कर देंगे, तो हम इसकी हर एक टर्म्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम समझेंगे कि एक्चुअल में उसका मतलब होता है क्या है, और बहुत जनरल सी बात करके चलेंगे। ठीक है? तो चलिए इसको करते हैं। आपको बहुत ध्यान से सुननी है सारी टर्म्स, क्योंकि ये बहुत लिंक्ड आएँगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इसके अलावा भी क्वेश्चन बनता है तो कहीं न कहीं इनसे रिलेटेड आएगा, क्योंकि इसमें सारी मेजर टर्म्स कवर की हुई हैं। ओके? सो ये बात करते हैं हम। सबसे पहले आपसे पूछा है जो इस चैप्टर का सबसे बेसिक नाम है ना? तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स किसको बोलते हैं? नाम में क्या था, जियो, जियो के अंदर स्पेस का सारा पार्ट आ जाएगा, जितनी भी स्पेस रिलेटेड जितनी भी है। तो उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम जिस साइंस के अंदर स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नाम को तोड़ के बड़ा नाम ने। तो इट इज़ द साइंस, ये एक ऐसी साइंस होती है जिसमें आप क्या करोगे, जियोग्राफी की, यानी आपकी स्पेस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पूरे स्पेस में सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है? उसको आप गैदर करोगे, इकट्ठा करोगे, उसको फिर एनालाइज़ करोगे, पूरी देखोगे क्या-क्या है उसके अंदर, इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज़ सामने है, ठीक है? आपको मान लो कोई मूवी आप देख रहे हो, तो मूवी के अंदर आप इंटरप्रेट करते हो, अच्छा उसके अंदर ये चीज़ हो रही है, ये काम हो रहा है, ये चीज़ चल रही है उस इमेज के अंदर, वो इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है? फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो डाटा वगैरह को। तो इस जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे, इसको जिस साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज़ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और इसके अंदर अब आपको डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, तो आप किस-किस का यूज़ करते हो? सर्वे करते हो, मैपिंग करते हो, तो किसमें यूज़ करते हो? आरएस रिमोट सेंसिंग, ठीक है? रिमोट सेंसिंग का यूज़ आ जाता है इसमें। जीआईएस के थ्रू हम करते हैं, जीआईएस की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और सॉरी जीपीएस की फुल फॉर्म उसमें थोड़ी-सी गलत थी, उसमें आता है ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम, बाय मिस्टेक गलत हो गई है, ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम। ओके? सो आरएस रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस के थ्रू आप जो भी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट लेते हैं, उसको गैदर करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इस पूरे की साइंस को बोला जाता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है? इन्फॉर्मेशन की साइंस आती है, उसकी वहाँ की टेक्नोलॉजी, एनालिसिस सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है? नेक्स्ट आती है टर्म हमारे पास, रिमोट सेंसिंग किसे बोला जाता है? रिमोट सेंसिंग का सिंपल सा मतलब मैंने बताया था कि ये एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर आप अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे बिना उसके एक्चुअल कांटेक्ट में आए। अब यहाँ बैठे-बैठे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई डाटा चाहिए, तो आपको पहले ऑस्ट्रेलिया थोड़ी जाना पड़ेगा। हम ऐसे भी ले सकते हैं ना डाटा। तो वो किसके थ्रू आता है? रिमोट सेंसिंग के थ्रू, यानी सैटेलाइट्स की हेल्प से लिया जाता है। ठीक है? तो ये कैसे किया जाता है कि जो सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं, वो उसको सेंस करेंगी, फिर उस डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसको रिकॉर्ड करती है मेनली वो, कि जितने भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो भी एनर्जी निकल रही है या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस एनर्जी को, ठीक है? फिर बाद में उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेसिंग वगैरह करके पहुँचा देते हैं यूज़र तक। ठीक है? तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी जगह का हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं बिना उसके कांटेक्ट में आए। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्ड, विदाउट बीइंग एक्चुअली इन कांटेक्ट, एक्चुअली उसके कांटेक्ट में हमें नहीं आना है। ठीक है? ये देखिए इसके अंदर ये सैटेलाइट्स होती हैं, ये हर एक जगह का डाटा को इसके अंदर एक्वायर करते हैं, इमेजेस के थ्रू, सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई करती हैं, ड्रोन्स के थ्रू आपको मिलता है। ये आपका यूज़र बैठा है, इसको उसकी चीज़ में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आना होगा, ठीक है? ये क्या करेंगी सैटेलाइट्स, ये सेंस करेंगी कि वहाँ से वो जिस जगह का आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है या रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है? उनको वो इकट्ठा करेगा, उसके बाद फिर उन्हें प्रॉपर प्रोसेसिंग वगैरह करेगा, एनालाइज़ करेगा और फिर जहाँ चाहिए वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा। ठीक है? दैट इज़ रिमोट सेंसिंग। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक तो ये चीज़ होती है, एक तो आपके पास पूरा रॉ डाटा हो, एक एक्चुअल इमेज हो आपके पास। उसको स्टोर करके रखना वगैरह बहुत थोड़ा-सा रह जाता है, ऐसे ना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उसको नहीं, तो आप उस फीचर को, उसके अंदर का जो भी फीचर है, जो-जो चीज़ें आपको रखनी है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग करके रखते हो। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ डाटा। तो आप उसके अंदर जो एक्चुअल आपकी इमेज का जो डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मानो ये आपकी एक इमेज है। अब इसको ऐसे का ऐसा स्टोर करना थोड़ा टिपिकल रह जाएगा,
राइट? तो अब इसको थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म करके मान लो इस फॉर्मेट के अंदर आपने इसको रख लिया। एक सिंपल फॉर्म में आपने उसको अरेंज कर दिया, ठीक है? तो एक रो डाटा को आप ट्रांसफ़ॉर्म करके एक उसके जितने भी फीचर्स हैं उसके अंदर जो-जो चीज़ें हो रही हैं, जो-जो आपको डाटा चाहिए उस इमेज का, उसको आप क्या करते हो रो डाटा को ट्रांसफ़ॉर्म करके एक सिंपल फॉर्मेट में ले आते हो एक तरीके से, ठीक है? उनको न्यूमेरिकल फीचर्स में मैथमेटिकली तौर पे आप अरेंज कर लेते हो उसके अंदर, जिसको बाद में प्रोसेस करना या प्रिज़र्व करना ईज़ी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रो डाटा। ठीक है? आप उस रो डाटा की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रिज़र्व करके भी रख सकते हो, बस उसको एक उसके जितने भी फीचर्स हैं, आप उसको निकाल के एक न्यूमेरिकल फॉर्म में अरेंज कर देते हो, ताकि आपको स्टोर वगैरह करना, समझना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। फ्यूचर में जभी भी देखना होगा, तो ये चीज़ सिंपल हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है? तो फीचर एक्सट्रैक्शन ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इमेज कैरेक्टर या इमेज के जो भी कैरेक्टर हैं, इमेज के जो भी फीचर्स हैं, वो आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इस तरीके से आप उसको अरेंज करके रख दो कि आप उस इन्फॉर्मेशन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस इमेज के अंदर ये चीज़ें हैं। तो आप उसके फीचर को, उसके कैरेक्टर को आप अलग कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है उसमें से निकाल के आप अलग कर रहे हो। ठीक है? तो इसके अंदर क्या करते हैं हम प्रोसेस ऑफ जो रो डाटा होता है आपका एक जो एक्चुअल डाटा है आपका ओरिजिनल डाटा, उसको आप न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, जिसको आप बाद में प्रोसेस वगैरह कर सकते हो अच्छे से और जो आपके ओरिजिनल डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखेगा। दैट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। ओके, अब ये साइमुलेशन होता है, इसकी बहुत सारी अलग-अलग डिफाइंस होती हैं। तो साइमुलेशन का बेसिक सा मतलब होता है जैसे ये डिफाइन देखो आप। A simulation is a model that mimics the operation of an existing proposed model, providing evidence for decision making by making able to test different scenarios and process changes. For example, देखो साइमुलेशन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, पहले उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार करो टेस्टिंग के लिए, ठीक है? कि एक ऐसा एक छोटा-सा सैंपल आप दे उसका एक सैंपल हो गया ये। तो सिमुलेशन एक मॉडल होता है जो आपके एक एक्चुअल पूरे सिस्टम का एक छोटा-सा मॉडल बनाया है आपने। आप उसके ऊपर सारे टेस्ट करके देखो कि आपके एक्चुअल सिस्टम पे अगर इस तरीके का कोई कंडीशन आई, तो आपका ये मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी प्रोसेस में आपने थोड़ा-सा चेंज किया तो इस पूरे पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। तो एक छोटे से सैंपल के ऊपर आप सब चेक करके देखते हो, अगर इसके ऊपर वो चीज़ एकदम वेरीफाई रहती है तब अब उस सिस्टम के ऊपर वो चीज़ लागू हो जाएगी, यानी आपको एक डिसीजन में हेल्प करती है कि आपके बड़े सिस्टम के ऊपर तो हम हमेशा टेस्ट करके नहीं देख सकते ना, तो उसका एक छोटा-सा मॉडल बनाया जाता है, ठीक है? जिसके ऊपर आप सारे टेस्ट करते हो अलग-अलग प्रोसेस चेंजेस को और जिससे कि आपको हेल्प मिलती है कि आप डिसीजन ले सकें, ठीक है? तो एक सिमुलेशन एक ऐसा मॉडल होता है जो आपका एक प्रॉपर ओरिजिनल जो सिस्टम है उसको मिमिक करता है, उसकी एक नकल होती है छोटी-सी, जो आपको एविडेंस देती है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है? ताकि अब उसके अंदर अलग-अलग सिनेरियोज़, अलग-अलग प्रोसेस चेंजेस को आप टेस्ट कर सको। ठीक है? हो गया? ओके, सो नेक्स्ट इज़ एसटीसीआर। एसटीसीआर की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल इसमें नाम से पता लग रहा है सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हैं, क्रॉप का रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टडी किसके ऊपर स्टडी बेस्ड होती है? सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट क्यों करेंगे अपने उसके अंदर ये देखते हैं कि इस सॉइल को कितना-कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, कितना-कितना न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हम सॉइल की टेस्टिंग के बेसिस पर ही चीज़ें दी जाती हैं। तो soil test based fertilizer recommendation should be carried out to develop quantitative basis for calculating the profit मैक्सिमम डोज ऑफ एथ बेस्ड ऑन द सॉइल टेस्ट। यानी सिंपल सा इसका ये आप छोड़ो चाहे, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप सॉइल की टेस्टिंग करोगे, फिर उसके अंदर जो-जो चीज़ की रिकमेंडेशन है, आपको कितना-कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितने-कितने दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने हैं, उस रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर आप उसको डोज प्रोवाइड करोगे, ताकि आप उससे कैलकुलेट कर सको कि क्वांटिटेटिवली बेस पर आपकी यील्ड पे कितना इफेक्ट आया है, क्या यील्ड आपकी कैलकुलेट करोगे, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? वो सब चीज़ें हम उसके बेसिस पे करें। तो सॉइल के टेस्ट करके जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो उसको रिकमेंडेशन है वो आप करो, उसके हिसाब से उसको दो, फिर आप उसका क्रॉप का रिस्पॉन्स आप उसमें चेक करो, राइट? तो सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स की एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप सॉइल की टेस्टिंग करते हो, फिर सॉइल की टेस्टिंग के बेसिस पर फर्टिलाइज़र वगैरह रिकमेंड करते हो, वो दिए जाते हैं, फिर आप क्रॉप के रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हो कि उसमें कितनी यील्ड आई है, कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, वो सब चीज़ें, ठीक है? चलिए भाई, नेक्स्ट आता है आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी यानी कोई ठीक एक ब्रांच है आपकी। नैनो, नैनो वर्ड का मतलब होता है नैनो का मतलब होता है एक 10 रेज़ टू पावर -9 की वैल्यू होती है। ठीक है? 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है? यानी कि कितने बिलियन इस तरीके से जाएगा ये, 9 आ जाएँगी इसमें। तो
10 की पावर -9 मीटर, इतना स्मॉल साइज होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी साइंस और इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को हम बना रहे हैं जो, उसका हम साइज किस पे रिड्यूस कर देंगे? नैनो साइज के ऊपर रिड्यूस करेंगे। ठीक है? उसके जितने भी एटम्स, जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबका साइज नैनो स्केल पे ले आते हैं, -9 की मेजरमेंट के ऊपर ले आते हैं। जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, कोई चीज़ मीटर में बनी हुई है, इतने मीटर की है ये चीज़ें, कोई चीज़ सेंटीमीटर की होती है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनका साइज़ नैनो स्केल पे ले आता है, यानी 10 की पावर -9 पर आ जाता है। ठीक है? तो एक ऐसी साइंस और इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, हम ऐसी स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? जिनके हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कितने साइज़ पर ले आते हैं? नैनो स्केल पे ले आ जाते हैं। इसका आइडिया रिचर्ड फेनमैन ने दिया था और इसकी टर्म किसने दी थी? नोरियो तैनिगुच्ची ने दी थी। ये हमने पहले भी बात करी। ठीक है? चलिए, अब नैनो पार्टिकल किसको बोलेंगे? अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी छोटा-सा पार्टिकल जिसका साइज़ नैनो साइज़ का हो, है ना? तो एक नैनो पार्टिकल एक स्मॉल पार्टिकल होता है जिसका साइज़ जो होता है दैट इज़ बिटवीन 1 टू 100 नैनोमीटर्स इन साइज़, यानी उसका मेन होता है नैनोमीटर्स के अंदर आना चाहिए वो। ठीक है? नैनोमीटर जैसे हम बोलते हैं ना, अब ऐसे कोई बोलेगा कि अगर सेंटीमीटर पार्टिकल होता है कि जिसका कोई भी 100 टू 1 टू 100 सेंटीमीटर, यानी मीन सेंटीमीटर की रेंज में आता हो, उसको हम सेंटीमीटर पार्टिकल बोलते हैं। नैनो पार्टिकल यानी कि एक ऐसा छोटा-सा पार्टिकल जिसका साइज़ जो होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के साइज़ का होता है, या 10 रेज़ टू पावर -9 की यूनिट के साइज़ का होता है। या आप इसमें लिख सकते हो, है ना? कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। अब इस नैनो पार्टिकल का एक्चुअल में हम यूज़ कहाँ करते हैं? नैनो पार्टिकल का यूज़ बायोलॉजी में भी होता है, मेडिसिन में भी होता है, जीन थेरेपी करने में भी होता है। जीन के अंदर कोई अगर डिज़ीज़ आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको सही करने में होता है। टिश्यू के अंदर भी यूज़ करते हैं हम। नैनो पार्टिकल बहुत स्मॉल-स्मॉल चिप्स बनाई जाती हैं इंसर्ट करवाने के लिए, ठीक है? सर्जरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ आती है। इतने स्मॉल-स्मॉल पार्टिकल बना के अब बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं। तो कोई इतने बड़े-बड़े टूल्स आपकी बॉडी में इंसर्ट नहीं करवाएँगे ना वो, तो बहुत नैनो-नैनो चिप्स लगाई जाती है, नैनो नीडल्स वगैरह होती हैं, तो वो चीज़ काम आती है इसमें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट होता है वीआरटी। वीआरटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। नाम से पता लग रहा है इसके अंदर वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप जिस जगह को, जैसे पूरी फील्ड है आपकी, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी फील्ड के अंदर ही अगर मान लो कोई इंसान बोले कि भई हमारे पास तो 5 हेक्टेयर है या 10 हेक्टेयर की है, तो वो 10 हेक्टेयर के अंदर कोई ज़रूरी है कि हर एक जो एरिया है फील्ड का, उसको एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए। हो सकता है कि उसके इतने पार्ट जो आपका फील्ड है, उसके अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन दूसरा कुछ पार्ट ऐसा है जिसको इतना नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग कि बहुत बार ऐसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम पुरानी फार्मिंग जो टेक्निक थी, उसके अंदर ऐसा होता था कि पूरी फील्ड को हम एक जैसा ट्रीट करते हैं। है ना? कि अगर फर्टिलाइज़र का स्प्रे कुछ किया, तो वो पूरी फील्ड के अंदर, चाहे वो कितना भी एरिया हो, सब में एक जैसा स्प्रे कर दिया, इक्वल अमाउंट के अंदर। बट वो चीज़ इतनी ज़्यादा ऑप्टिमम आपकी जितनी यील्ड आनी चाहिए, उतनी नहीं आएगी, बिकॉज़ जितना रिक्वायर्ड होता है, उतना ही मिलना चाहिए फील्ड को। है ना? तो वेरिएबल जो टेक्नोलॉजी होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स का, बायो सेंसर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जो ये वीआरटी कंट्रोलर होता है, इन सब चीज़ों का ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम सेंसर्स वगैरह की मदद से हम ये चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं उसके अंदर कि कौन से एरिया को कितना न्यूट्रिएंट या कितने रिसोर्सेज चाहिए उसको, कितना इनपुट चाहिए मेनली उसको। अब वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, कितना फर्टिलाइज़र, इनपुट में आप लिख सकते हो, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, कितने पेस्टिसाइड चाहिए उसको, ठीक है? ये चीज़ें हैं, कितना कंट्रोल उसको चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कितना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो वीआरटी होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कि कितनी-कितनी रिकमेंडेशन है उस एरिया की, उस अकॉर्डिंग ही उस पे वो चीज़ अप्लाई की जाएगी। ठीक है? तो दैट इज़ द वीआरटी टेक्नोलॉजी। तो वीआरटी का जब भी लिखो, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, तो वीआरटी रेफर्स टू वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर सेंसर्स वगैरह की हेल्प से हम फील्ड के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जितनी-जितनी रिकमेंडेशन है, जितनी-जितनी रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर जितने भी इनपुट हैं या रिसोर्सेज़ हैं, वो अप्लाई किए जाएँगे। ठीक है? उसके बाद आता है इसके अंदर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेंसर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना, सेंसर लगाए जाते हैं। सेंसर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि उस पर्टिकुलर जो भी आपकी क्वांटिटी है, ठीक है? उसको वो मेज़र करती है।
फिर उसको एक सिग्नल के अंदर वो कन्वर्ट कर देती है, जिससे आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन है आपकी, वो रीड कर सकती है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वर रीड कर सकता है या आपका इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है। तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो उस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करके, मेजर करके उसे एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, जिस सिग्नल को आपका ऑब्जर्वर या इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है। सो दैट इज सेंसर। डीजीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का मतलब हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के ऊपर आपको किसी भी जगह की आपको अगर लोकेशन बतानी हो, उसके अंदर किसका यूज करते हैं? जीपीएस का। जीपीएस मेनली काम किसके ऊपर करता है कि बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, वो हर एक एरिया की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके और यूजर तक पहुंचा देती है। तो इसमें सिर्फ डी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इस डी का मतलब होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के लिए अब इसका, इसमें और जीपीएस में फर्क क्या रहता है? ठीक है, तो करना इसने पोजीशन ही है, पता फंक्शन इसका वही है। सिर्फ ये क्या करेगा कि जो नॉर्मल वाला जीपीएस है उसकी एक्यूरेसी बढ़ा देगा। ठीक है, एक्यूरेसी यानी एक तरीके से उसका परफेक्शन बढ़ा देगा कि कोई गलती ना रहे। इसका मेनली काम यही होता है कि जितने भी अगर कुछ एरर वगैरह आ रहे हैं, इसको उस एरर को दूर करना है। जितने भी उसमें गलतियां आ रही हैं, जितने भी कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी एरर आता है, उसको एरर को दूर करके और उस आपका जीपीएस की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की टेक्निक होती है ये। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली जीपीएस में तो एक ही रिसीवर होता है आपका, एक ही बेस लोकेशन होती है जिसके ऊपर वो पहुंच जाता है जो भी डाटा उसको चाहिए। लेकिन डीजीपीएस के अंदर कितने रिसीवर होते हैं? 2 रिसीवर होते हैं। ये एक्यूरेसी कैसे बढ़ाता है कि आप नॉर्मल सी चीज देखो इसके अंदर कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर आपके पास आपको 2 रूम्स हैं आपके, ठीक है, 2 रूम्स हैं, ठीक है, आपके पास 2 ही जगह है, इसके ऊपर भी क्लॉक लगी हुई है, इसके ऊपर भी क्लॉक लगी हुई है। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि आपका पता है कि ये वाले रूम की जो क्लॉक है ये एकदम सही है। ठीक है, ये वाला आपका एक ओरिजिनल सिस्टम है, इसके अंदर थोड़े से एरर आ रहे हैं। तो ये डीजीपीएस क्या करता है कि जब इसका टाइमिंग एकदम इसका सही चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसको एक रेफरेंस के तौर पे लेगा। ठीक है, कि इसको एक बेसिस मान के चलेगा, ये रेफरेंस लोकेशन को लेगा और इसके बेसिस पर वो इसके अंदर जो भी एरर होंगे उसको करेक्ट करके और इसकी एक्यूरेसी सही कर देगा। मान लो कि ये 30 सेकंड पीछे चल रही है, तो वो पहले इधर चेक करेगा कि इधर अभी कितना टाइम हुआ है, कितने पे चल रहा है इसके अंदर। तो इसको रेफरेंस मान के जो आपका ओरिजिनल सिस्टम है वो इसके अंदर उस एरर को दूर करके सही इसकी एक्यूरेसी सही कर देगा। तो दैट इज डीजीपीएस। तो डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की एक ऐसी टेक्निक होती है जो जीपीएस की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है, बढ़िया करती है। ये रेफरेंस लोकेशन को यूज करती है जो इसको पहले से पता होती है। ठीक है, इसी तरीके से किसी जगह की लोकेशन इसको ऑलरेडी पता है, जिसकी रेफरेंस लोकेशन है जो सही है, उसको यूज करके और ये रियल टाइम जो जीपीएस सिग्नल्स होते हैं ये उनको सही कर देता है, उनको एडजस्ट कर देता है अंदर के सारे एरर्स को रिमूव करके। इसलिए ये 2 रिसीवर को यूज करता है, एक रेफरेंस वाला हो गया और एक एक्चुअल वाला हो गया। क्लियर हुआ डीजीपीएस? चलिए, जीआईएस की तो हमने पहले पढ़ी ली थी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पूरा बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसके अंदर जियोग्राफिक का या स्पेस का जितना भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसे कैप्चर किया जाता है, उसे स्टोर करते हैं, उसे चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, मतलब सब सब काम करना है उस डाटा का। और लास्ट में जाके उसका सारा डाटा जब मिल जाएगा तब एक मैप का प्रोडक्शन किया जाता है जो आपके मैप पे शो हो जाते हैं बाद में। ठीक है, तो ये जीआईएस होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह की पूरा पाथ जो आपको बताता है, लोकेशन बताता है कि आपको यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ मूव करना है। तो ये किस पे बेस्ड होता है? सैटेलाइट्स के बेस होता है। और इसके अंदर कोई 1 या 2 सैटेलाइट्स नहीं होती, इसमें मोर देन 20 सैटेलाइट्स काम करती हैं। वो मोर देन 20 सैटेलाइट्स आपस में काम करती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं अच्छे से अलग अलग जगह का। ठीक है, और फिर कुछ ग्राउंड फैसिलिटीज के साथ जाके एक एक्चुअल किसी भी पोजीशन की 3D पोजीशन बताता है कोई भी जगह की। ठीक है, कोई भी जगह की आपको 3D पोजीशन आपको मिल जाती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मिल सकती है, कोई भी जगह की आपको। ठीक है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी डेफिनेशन के अंदर कि सैटेलाइट पे बेस्ड है पूरा नेविगेशन का सिस्टम, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, जिस तरीके से ये रहा आपका, ये आपका कोई ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ से ये सैटेलाइट सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लेगी और आपको रिसीवर के पास आपको फोन पे पहुंचा देगी।
ठीक है? ग्राउंड फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं इसमें, जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको 3D लोकेशन आपको पूरी बता देती है। ठीक है? ये हो गया। चलिए ये आपका हो गया पार्ट बी कंप्लीट। सो दैट्स ऑल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी। तो इसके अंदर आपके पास जो ये पार्ट सी दिया हुआ है, इसके अंदर हम देखें तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रिसीजन फार्मिंग और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है मेनली, है ना? डिफरेंस बताना है आपको मेनली। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी कि जो नॉर्मली फार्मिंग टेक्निक अपनाई जाती है, जो हम नॉर्मली करते हैं कि जिस तरीके से आप फर्टिलाइज़र देते हो, जिस तरीके से आप अ, मतलब वहाँ पर पानी देते हो, जो भी इनपुट हम लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों की बात की जाती है। तो प्रिसिजन फार्मिंग में ऐसा क्या ख़ास होता है जो हम इधर नहीं करते हैं? तो बात करते हैं उसके बारे में एक-एक करके। ये देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हमें पता है, तो हम ये देखते हैं कि प्रिसिजन में ऐसा क्या-क्या होता है, ठीक है? तो ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर तो मेनली क्या है कि अब आपकी ये अगर पूरी फील्ड है, तो इसके अंदर अगर आपने पानी दिया, तो आप अपना टैंक भरा, वो टैंक पूरे फील्ड के अंदर आपका एक जैसा स्प्रे यहाँ पे कराएगा पानी का। यही होता है। जबकि प्रिसिजन के अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट चेक करते हो। पहले आप कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हो। आप फिर ये देखते हो इसके अंदर कि कितने एरिया को कितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक बहुत लंबा-चौड़ा एरिया है, तो पूरे फील्ड को एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी एरिया में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है पानी, किसी में थोड़ा कम चाहिए। इधर आपको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा देना है, कोई ज़िंक वगैरह कुछ अलग से देना हो तो आपको। किसी दूसरा एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर नहीं चाहिए इतना, वहाँ पे ठीक है न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर आप सॉइल की टेस्टिंग करके आप पता लगवाओगे। तो यही चीज़ होती है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में आप पूरे फील्ड को एक सिंगल तरीके से ही ट्रीट करवाया जाता है, एक होमोजेनस एरिया में ट्रीट करवाते हो आप एक जैसा। जबकि प्रिसिजन फार्मिंग के अंदर हम पूरी की पूरी फील्ड को मैनेजमेंट ज़ोन्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग-अलग ज़ोन में डिवाइड कर देते हैं, उनके मैनेजमेंट के हिसाब से कि किसमें कितना मैनेजमेंट करना है हमें। ठीक है? अब ट्रेडिशनल फार्मिंग में तो आप एक जो भी डिसीजन लेते हो कि फार्मिंग में आपको कुछ भी चीज़ यूज़ करनी है, तो आप एक एवरेज के बेसिस पे लेते हो कि पूरी फील्ड में ऑन एंड एवरेज आपको इतना मतलब हमें करना है। ठीक है? ऑन एंड एवरेज हमें इतना-इतना चीज़ें अप्लाई करनी है। लेकिन प्रिसिजन फार्मिंग के अंदर हर एक पर्टिकुलर ज़ोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है? इसमें जो भी इनपुट लगाओगे वो आप यूनिफ़ॉर्मली पूरे फ़ील्ड में अप्लाई कर दोगे, लेकिन इसके अंदर जो भी आप टूल्स यूज़ करते हो, हम इसमें जीपीएस, जीआईएस वगैरह की जो हमने बात की थी, हम इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर ज़ोन को कंट्रोल करने के लिए। उन इन टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से हम उसमें पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर कितनी-कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या कमी है, क्या एक्सेस है, तो हमें क्या-क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन-सी चीज़ कितनी-कितनी डालनी चाहिए, उतनी ही इसमें यूज़ की जाती है। तो अब देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं इसमें प्रिसिजन से रिलेटेड कि प्रिसिजन फार्मिंग के अंदर हम रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं। उस क्रॉप फील्ड के ऊपर जो भी एक्चुअल में डाटा है, जो-जो वेरिएबल्स चीज़ें होती हैं। वेरिएबल क्या होते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, ठीक है? मॉइस्चर कितना प्रेज़ेंट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट कितने प्रेज़ेंट हैं, उसको फर्टिलाइज़र वगैरह कितना चाहिए, उसको पेस्टिसाइड की पेस्ट वगैरह है, नहीं है, कितना पेस्टिसाइड हमें डालना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो 2 हेक्टेयर के अंदर ही पूरा का पूरा पेस्ट लगा हुआ है ना? कुछ एरिया में पेस्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है। तो हमें उस अकॉर्डिंग ही ट्रीट करनी चाहिए ना उस चीज़ की। तो वो चीज़ है इसके अंदर कि आप रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर सकते हो, जबकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में ऐसा नहीं कर सकते। रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ इनपुट एंड लेबर, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पूरी फील्ड के अंदर एक जैसा डाल रहे हो तो खर्चा ज़्यादा होगा। वहीं अगर पूरी फील्ड में आपने एक जैसा किया, मान लो आपको फर्टिलाइज़र जो आपने यूज़ किया, आपको उसके अंदर 5,000 का खर्चा आया। और यही अगर आपने प्रिसिजन एग्रीकल्चर से देखा था कि हमें यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है बीच-बीच में से, तो वही खर्चा आपका रिड्यूस होके हो सकता है 2,500 में भी काम हो जाए, है ना? तो इसके अंदर हम इनपुट और लेबर हमारी दोनों ही कम हो जाएँगी। ज़ाहिर-सी बात है एरिया कम करना पड़ेगा, अगर हमें इनपुट कम देना होगा तो लेबर भी कम लगेगी, तो ऑटोमैटिक सी बात है खर्चा कम लगेगा, जबकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है, ठीक है? इसके अलावा इंक्रीज़ द प्रोडक्ट क्वालिटी, सीधी-सी बात है क्रॉप को जितनी चीज़ चाहिए अगर आप उतनी ही दोगे, तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। हमें जितना खाना चाहिए हमारी बॉडी को, जितने फैट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, अगर आप एग्ज़ैक्टली उतना ही हम लेंगे, प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग लेंगे हम, तो हमारी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू जो कुछ भी खाता रहेगा या फिर कोई बिल्कुल ही नहीं लेगा। वही सेम चीज़ इसके अंदर क्रॉप के साथ भी सेम चीज़ है कि उसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही मिलेगा, पानी भी, न्यूट्रिएंट भी, हर चीज़ उतनी ही मिलेगी, तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी।
अगली चीज़ है एफिशिएंसी ऑफ यूज़ ऑफ वाटर। हमें भी पता है कि अगर वाटर बहुत एक्सेस हो जाता है या वाटर की कमी आ जाती है तो उससे बहुत सारी प्लांट के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसके अंदर भी वाटर की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, जबकि ट्रेडिशनल के अंदर हम वाटर की एफिशिएंसी कम होती है। नेक्स्ट चीज़ आती है रिडक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स है, नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता है, जब हम एक जैसा यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर तो हम कहीं पे कोई केमिकल ज़्यादा हो जाता है, और ज़ाहिर-सी बात है हम केमिकल्स का कितना भी यूज़ करें, चाहे हमारी बॉडी पे हो चाहे प्लांट के ऊपर है, सॉइल पे है, तो केमिकल्स एक्सेस अफेक्ट ही करेंगे उसे, बैडली अफेक्ट करेंगे। तो अगर हमने वही केमिकल्स का यूज़ कंट्रोल कर लिया है, कम कर दिया है, तो एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट जो होगा वो कम पड़ेगा। हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है? उसके अलावा हमें पता लगेगा अलार्म इन द इवेंट, अगर कोई भी क्लाइमेटिक कोई फ्रोस्ट, रेन वगैरह कुछ होता है, तो हम जीआईएस, जीपीएस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम। एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह हम सारी उसके अंदर चेक करके रखते हैं हमारी क्रॉप के अकॉर्डिंग। जब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे तो हमें कोई भी क्लाइमेट के अंदर चेंज आएगा, तो उस चीज़ का हमें ऑलरेडी पहले से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ आएगा तो हमारी क्रॉप पे क्या-क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, तो हमें उसके लिए क्या-क्या बचाव रखने हैं। है ना? तो एक तरीके से अलार्म का काम करता है कि कोई भी क्लाइमेट का कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाए, तो उसमें हमें किस तरीके से पहले से तैयारी करके रखनी है, प्रिवेंशन करके रखनी है। तो ये चीज़ें तो प्रिसिजन के अंदर होती हैं। अगर हमें ये चीज़ पता होगी, है ना? ये एक तरीके से उसकी एडवांटेज हो गई है। तो अगर हमें ये चीज़ पता होगी, तो हम इसका बिल्कुल अपोज़िट ट्रेडिशनल के अंदर रख देंगे। ठीक है? अब आपसे चाहिए 2 मार्क्स में पूछे, 4 मार्क्स में पूछे, आपके पास एक सफिशिएंट, वेल सफिशिएंट आपके पास मैटर है लिखने के लिए। है ना? कितनी चीज़ें हो गई, रियल टाइम डाटा आपको मिल रहा है, इनपुट लेबर पे कंट्रोल हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, क्वालिटी अच्छी हो रही है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, एनवायरनमेंट पे बैड इफ़ेक्ट आएगा, मतलब बैड इफ़ेक्ट से बचाव होगा क्योंकि हम केमिकल्स का यूज़ कंट्रोल में कर रहे हैं। वाटर की एफिशिएंसी प्रॉपर रहेगी, कोई भी क्लाइमेट इंसिडेंट होता है, उसका एक अलार्म हो जाता है आपके पास, ठीक है? उसके बाद डिसीज़न आप फील्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हो, तो डिसीज़न मेकिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप चाहो तो इसमें से भी लिख सकते हो। कई चीज़ें तो रिपीट हैं, जैसे वाटर यूसेज हो गया, केमिकल का यूज़ कम हो गया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी इसके अंदर। ठीक है? ये चीज़ हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया। तो ये सब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, आपके रिसोर्स का एक प्रॉपर वेल मैनेजमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है? तो ये प्रिसिजन एग्रीकल्चर होता है जिसमें आप फार्मिंग जो कर रहे हो वो क्रॉप की, फील्ड की, आपके लैंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप कर रहे हो। ओके? नेक्स्ट आती है हमारे पास कि अब इसकी कमियाँ क्या-क्या होती हैं। फ़ायदे तो हमने देख लिए, तो इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या होती हैं। डिसएडवांटेज देखो, इसका मेन सबसे पहले तो ये चीज़ है क्योंकि इसमें आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, जीपीएस, जीआईएस वगैरह, रिमोट सेंसिंग वगैरह, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है खर्चा आएगा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, खर्चा आपका लगेगा एक बार, ये दिक्कत हो गई इसके अंदर। उसके बाद आपकी इसमें चीज़ होती है कि ये देखिए इनिशियल कैपिटल कॉस्ट होगा, ये इनिशियली बहुत हाई हो सकता है, तो आपको एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको आपकी जो भी जीआईएस वगैरह यूज़ करते हो, तो जीआईएस का हमने क्या पढ़ा था कि इसमें डाटा वगैरह को स्टोर करना है। तो आपकी फील्ड का प्रॉपरली हर चीज़ का डाटा वगैरह उसके अंदर स्टोर होने में, उस सिस्टम को आपके फील्ड के अकॉर्डिंग मैनेज करने में ऐसे लगाते सेटअप तो नहीं हो जाएगा ना। पूरा वेल मैनेजमेंट करने में धीरे-धीरे थोड़ा-सा टाइम लगेगा उसको, उसके लिए पूरा सेटलमेंट होने में। तो वो एक है कि थोड़ा लंबी प्रोसीजर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, इंस्टेंट नहीं होने वाला ये। नेक्स्ट चीज़ होती है कि बहुत डिमांडिंग वर्क है कि इसके अंदर आपको बहुत थोड़ा-सा हेक्टिक वर्क हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा वगैरह कलेक्ट करना होगा, उन्हें एनालाइज़ करना होगा, पिक्चर्स वगैरह जो भी रिमोट सेंसिंग से आपको मिलेगी, उसको पूरा समझना, उसको एनालाइज़ करना, देखना। तो इस चीज़ का वो थोड़ा-सा डिमांडिंग काम है, थोड़ा-सा एक बार इनिशियल फेज़ के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है, प्लस इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि ये चीज़ हो गई, डाटा वगैरह कलेक्ट करने में थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसको ये भी थोड़ा मतलब डेवलपमेंट में इसका काम चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ है, अभी नॉर्मल कोई फार्मर है, उसे नॉलेज थोड़ी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उसको ये चीज़ अप्लाई करनी होगी, तो पहले उसको कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी। सारों के पास ये इतनी नॉलेज नहीं पहुँची है अभी तक कि इतना कोई सबके पास पहुँच गया कि सबको पता है कि हाँ, हमें कैसे-कैसे करना है इसके अंदर। किस-किस तरीके से हमें जीपीएस वगैरह से हमें किस तरीके से डाटा कलेक्ट करने हैं, हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग देने हैं। तो उनको ज़ाहिर-सी बात है एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, यानी अभी तक ये टेक्नोलॉजी सब तक नहीं पहुँची है, इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग इस चीज़ के लिए, ठीक है?
तो ये इसके थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, खर्चा ज़्यादा आता है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है क्योंकि डाटा को कलेक्ट करना, इतने सारे को उसको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है, और ये पूरा आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट होने में, उसके अंदर सारा का सारा डाटा जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा उसको सेटअप होने में। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि देखो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, दो तरीके के ग्राफिक जो पिक्चर बन के आते हैं रिमोट सेंसिंग से। ठीक है, वो दो तरीके का सिस्टम होता है, एक रेस्टर होता है, एक वेक्टर होता है। रेस्टर और वेक्टर में फर्क क्या होता है, पहले तो आप इसके डायग्राम से आपको पता लग रहा है। देखो वेक्टर के अंदर इस तरीके की इमेज आती है कि आपको एक फिक्स एक बॉर्डर लाइन बना रखी है इन्होंने दो दो एरिया के बीच में, एक काफी काफी एक मेजर एरिया को जैसे इन्होंने एक साथ उस बाउंड्री के अंदर क्रिएट कर दिया। लेकिन रेस्टर के अंदर क्या होता है, जैसे ग्रिड बने होते हैं, जैसे एक्सेल के बॉक्स बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से बताते हैं। बॉक्स वाला सिस्टम होता है इसके अंदर, छोटे 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 बहुत ऐसे ना रखा होता है इन्होंने, हर एक एरिया ऐसे पूरा बॉक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफाइन किया होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर ग्राफिक सिस्टम होता है, ये रेस्टर सिस्टम होता है। फर्क क्या होता है, रेस्टर के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेशल डाटा होता है, जो रेस्टर डाटा होता है वो ऐसा स्पेशल डाटा होता है जिसके अंदर आपके सेल बने होते हैं। ये रेस्टर है ना, तो इसमें से सेल बने हुए जिसमें रो और कॉलम बनी होती है, ये आपका पूरा सेल होता है। तो ये ऐसे रोज होती हैं, ये लंबे वाले कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा डाटा होता है, या आप ऐसे बोले कि ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो भी आपका डाटा रहेगा वो सेल के अंदर अरेंज होगा, यानी रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंज में होगा, छोटे छोटे सेल्स बने होंगे, और हर एक सेल जो होता है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताता है, यानी इसके अंदर बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होती है, हर एक छोटे 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 पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको मेंशन की जाती है। ठीक है, तो रेस्टर के अंदर क्या होती है, रेस्टर से याद रखना कि रोज बनेंगी, आर फॉर रेस्टर, आर फॉर रोज, यानी इसमें रोज और कॉलम्स बनते हैं, उनसे ये जो सेल बनता है तो हर एक सेल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जबकि वेक्टर में क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रॉपर डिस्क्रीट, मतलब एक पूरी अलग से दिख रही है, जो आपको डिस्क्रीट अलग से दिख रही है। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्क्रीट बाउंड्रीज के बीच में डाटा स्टोर होता है, बस ये ऐसे बाउंड्रीज बना रखी है इन्होंने, तो इस पूरे के अंदर ऐसे डाटा स्टोर होता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि रेस्टर के अंदर एक कंटिन्यूस डाटा मिलता है आपको, कि लगातार छोटे 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 कंटिन्यूस डाटा आपको मिल रहा है, लगातार छोटे छोटे हर एक पॉइंट पर आपको डाटा मिल रहा है। लेकिन इसमें डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक है, इतने बड़े पोर्शन का एक मिल गया, फिर इसका इतना बड़े का एक मिल गया, इस तरीके से सीन होता है। तो इसमें आपको कंटिन्यूस डाटा मिलता है, इसमें डिस्क्रीट डाटा मिलता है। इसके अंदर आपके सेल्स वगैरह में अरेंज होते हैं, इसमें ऐसे मतलब एक सीक्वेंस के पूरे पॉइंट अरेंज होते हैं। ठीक है, पूरा ऐसे बाउंड्री लाइन के हिसाब से होते हैं। इसमें सिंपल होता है क्योंकि हर एक डिब्बे का एक अपना होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सिंपल डाटा होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि पूरी एक से बड़ी एरिया कवर हो रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें सब कुछ मिक्स है उसके अंदर, एक ना अलग से नहीं है कि अगर आपको मान लो कि इस जगह का चाहिए डाटा, है ना, तो दिया तो उन्होंने सभी का कंबाइंड है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा इतने को ढूंढने के लिए। लेकिन वही सेम इसमें कि अगर आपको इस लोकेशन में चाहिए तो उसका बस बॉक्स देखना है आपको, उस बॉक्स के अंदर उसका डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेस्टर के अंदर सिंपल हो गया, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, अब रेस्टर के अंदर क्या चीज आती है, जैसे टेम्परेचर हर एक पॉइंट का, प्रेशर, सॉइल की पीएच, फ्लो, ये सब आपको रेस्टर डाटा के एग्जांपल हो गए। और इसके अंदर आपको बताते हैं, जैसे कि हम बात कर इसके अंदर हम बात करते हैं कि जैसे बॉर्डर दिए गए हैं, रोड, रिवर्स, इन सब का मैप जो दिया होता है, जैसे आपके शो करते हैं मैप के अंदर, तो उस तरीके से आपको दिया जाता है, इस तरीके से जैसे पूरा आपका नक्शा बना होता है, मैप में रोड वगैरह बताई होती है कि यहाँ से ऐसे रोड जा रही है, तो पूरी बाउंड्रीज से बताते हैं वो हमें। ठीक है, ये सारा आ जाता है वेक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर या वेक्टर डाटा के अंदर। ओके, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, सिंपल सी चीज़ है, इनका डिफरेंस मैं बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट आता है पॉइंट, आपको मेनली कभी भी डिफरेंस हो, आपको अगर पॉइंट याद है तो उसके आगे का मैटर आप लिख सकते हो, आपको सिर्फ वो मेन पॉइंट समझने होते हैं, आपको मेन मतलब समझ में आना चाहिए उस चीज़ का। एक्टिव और पैसिव में सबसे मेन डिफरेंस यही था कि एक्टिव जो होता है वो अपना खुद का सोर्स यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, जबकि जो पैसिव वाला होता है वो सनलाइट की एनर्जी का यूज करता है। राइट, तो इसके अंदर जो होगा सोर्स ऑफ एनर्जी में लिखना है कि एक्टिव वाला अपना खुद का सोर्स यूज करेगा एनर्जी का, लेकिन जो पैसिव वाला होता है वो मेनली सनलाइट की एनर्जी का यूज करता है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो एक्टिव वाला होता है उसकी खुद की एनर्जी है, तो डे हो चाहे नाइट हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी डाटा को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जो पैसिव वाला होता है वो सिर्फ दिन में कर पाएगा, क्योंकि सनलाइट तो सिर्फ दिन में मिलेगी, उसे रात को नहीं मिलेगी। तो ये जो टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग है एक्टिव का कभी भी हो सकता है एनी टाइम, और पैसिव वाली जो होती है वो ओनली डे में। ठीक है, अब वेदर कंडीशन का इफेक्ट पड़ता है जो चीज पे, वेदर कंडीशन का इफेक्ट एक्टिव पे ऐसे इतना नहीं पड़ेगा लेकिन पैसिव के ऊपर पड़ेगा।
है ना? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पैसिव के अंदर तो वो सनलाइट पे डिपेंड है ना, अगर बादल आ गए तो सूरज की रोशनी नहीं होगी, सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पैसिव वाली रिमोट सेंसिंग काम ही नहीं करेगी, है ना? तो वेदर की कंडीशन जो होती है वो एक्टिव पे काम नहीं करती है लेकिन पैसिव पे करती है। रेडिएशन की बात करें अपने तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग जो होती है वो अपना जो खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वो निकाल रही है उसकी वेवलेंथ वगैरह से आप उसको पता लगा सकते हो। लेकिन पैसिव के अंदर इतना कुछ सीन नहीं होता, उसके अंदर तो आपको देखने पड़ेंगे कि भाई कौन सी पर्टिकुलर बैंड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है? तो अगर ये नहीं भी समझ में आता आप इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों एक जैसे आपको समझ में आ रहा है। नॉइज़ कंट्रोल की बात करते हैं तो एक्टिव का खुद का कंट्रोल है सारा, देखो खुद की एनर्जी है, खुद के हिसाब से काम करना है तो उसको पता है कितनी नॉइज़ वगैरह कंट्रोल करनी है ना? लेकिन पैसिव का सारा कुछ सनलाइट के ऊपर या बाहर के सोर्सेज़ पे डिपेंड करता है, तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आस-पास की सारी नॉइज़ को कंट्रोल कर सके। एरियाज़ ऑफ सर्वे की बात करते हैं तो पैसिव रिमोट सेंसिंग हमेशा नॉर्मल एक लोकल लेवल पे काम करती है। एक प्रॉपर लैंड यूज़, लैंड कवर, स्मॉल स्केल पे काम करती है, जबकि जो एक्टिव वाली होती है ना, वो बहुत बड़े एरिया पे काम करती है। जैसे पूरा वोल्केनो का इरप्शन, अर्थक्वेक आ रहा है, कोई पूरी सॉइल की स्टडी करनी है, तो बड़े एरिया पे काम करती है। लेकिन जो पैसिव वाली होती है, वो किसी लोकल, कोई पर्टिकुलर लैंड पे आपको स्मॉल स्केल पे काम करना हो, वहाँ काम करती है। तो इसके 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंसेस आप इसके अंदर लिख सकते हो और उन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप। ठीक है? क्रॉप साइमुलेशन मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉप साइमुलेशन का मैंने बताया था, साइमुलेशन का मतलब होता है कोई भी मॉडल तैयार करना जिसके हिसाब से हम एक जज कर पाएंगे कि आपके जो मेन सिस्टम है, ये आपका पूरा मेन सिस्टम है, इसकी एक छोटा सा सैंपल कॉपी आपने बना ली, तो जो भी आपको टेस्ट करना है वो आप इसके ऊपर टेस्ट करो, जो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मेन सिस्टम में ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो एक डेमो टेस्ट हो गया आपका छोटा सा। सेम ऐसे क्रॉप के ऊपर होता है कि क्रॉप की एक ऐसे छोटा मॉडल आपको बनाना है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों का टेस्ट कर सकें, ठीक है? सारे चीज़ों का टेस्ट कर सकें, सॉइल का, टेम्परेचर का, कोई भी अगर दूसरा इफ़ेक्ट पड़ता है, पेस्ट, डिज़ीज़, इन सब की हम टेस्टिंग कर सकें, जिससे हम ये डिसीज़न ले सकें कि हमारे ओरिजिनल सिस्टम के ऊपर इन फैक्टर्स का क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो होता है क्रॉप साइमुलेशन मॉडलिंग। ऐसी मॉडलिंग बनाना है, ऐसी प्रोसेस करना। इसके अंदर आप ये नाम लिख सकते हो, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का होता है आपका, तो आपको सिर्फ़ इसमें नाम-नाम लिखने हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है जिसे हम स्टैटिस्टिक के पैरामीटर लगाते हैं, मैकेनिस्टिक होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है, स्टोचैस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक। जितने भी नाम याद रहे आपको 2-4 बार लिखोगे इसके नाम याद हो जाएँगे। स्टैटिस्टिकल होता है, मैकेनिकल, डिटरमिनिस्टिक, स्टोचैस्टिक, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है? सिमुलेशन का मतलब हमें पता है मॉडल बनाना है, एक छोटा कॉपी बनानी है जिसके ऊपर आपको सारी टेस्टिंग करनी है। और उससे डिसीजन आपको लेना है कि आपके मेन जो ओरिजिनल सिस्टम है उस पे क्या-क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट आता है कि आपको बताना है कि जियोस्पेशियल जो टेक्नोलॉजी होता है इसका यील्ड मैपिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है? तो यील्ड मैपिंग का मतलब क्या होता है? यील्ड मैपिंग हम किसे बोलते हैं? यील्ड मैपिंग आपको यील्ड जो आपकी आ रही है आपको उसकी मैपिंग करनी है, यानी कि इसके अंदर आपका जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएंगे, यही सब चीजें तो है हमारी, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, यानी इन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है यील्ड को मैप करने में, जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं। यानी कि इन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी हमें डाटा वगैरह मिलता है, ठीक है, उसके हम किसके ऊपर डाटा मिलता है, क्रॉप की यील्ड क्या आई है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग से ये सब डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्रॉप की कितनी यील्ड आई है, ठीक है, कितना उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है जब आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो। तो सब ये सारी चीजें जो होती हैं, क्रॉप की यील्ड, कितना मॉइस्चर परसेंटेज है उसको हार्वेस्ट करते टाइम, इन सब डाटा को हम कलेक्ट करके जब मैप करते हैं दैट इज नोन एज यील्ड मैपिंग। तो हम इसके अंदर ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी हम कई तरीके के सेंसर यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक होता है ग्रेन फ्लो सेंसर, ठीक है, ग्रेन फ्लो सेंसर होता है। ग्रेन फ्लो सेंसर आपको ये बताता है कि ग्रेन की कितनी वॉल्यूम हार्वेस्ट हुई है, ठीक है, ये मेजर करेगा ग्रेन की कितनी वॉल्यूम हार्वेस्ट हुई है, ठीक है। जीपीएस लगाया होता है, जीपीएस के एंटीना लगाए होते हैं जो आपको सैटेलाइट से सिग्नल बताते हैं, सारा आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर जैसे पूरी फील्ड है तो पर यूनिट एरिया में हमें कितनी यील्ड मिली है ना, एवरेज कितनी यील्ड मिली है हमें, यहाँ पे कितनी प्रोडक्टिविटी रही है, ये सब चीजें हमें जीपीएस वगैरह के थ्रू पता लग जाती हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें ये सिस्टम होते हैं जीआईएस के थ्रू आप हर एक पोजीशन का, हर एक स्मॉल पोजीशन का आप अपनी फील्ड के अंदर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, कितना कितना उसके अंदर मॉइस्चर रहा है, कितनी ग्रेन यील्ड हुई है, प्रोडक्टिविटी कितनी रही है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो ये चीज हो गया,
ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको पर यूनिट एरिया का पता लगता रहेगा, तो आपके एरर के चांस नहीं रहते हैं इसके अंदर। ठीक है? तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, उससे हमें ये हेल्प करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब करें तब हम उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें या उस एरर को ख़त्म करें। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तब तक हम उसको आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये जियोस्पेशियल जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये हमें एक पिक्चराइज़्ड फॉर्म देती हैं, एक ऐसा इमेजिनरी डाटा देती हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में हमें कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है, हार्वेस्ट के टाइम पे हमारी प्रोडक्ट के अंदर कितना मॉइस्चर परसेंटेज रहा है, ठीक है? उस टाइम पर फील्ड के अंदर क्या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है सारी, ठीक है? ये चीज़ होगी। जैसे ग्रेन फ्लो सेंसर होते हैं, ये हमें ग्रेन की वॉल्यूम बताते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पर। जीपीएस के रिसीवर लगे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर लॉजिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पर नहीं होती है, ठीक है? तो ये सब चाहे सारे यील्ड के टाइम पे जो भी चीज़ें होती है हमारी क्रॉप की यील्ड वगैरह, ग्रीन कितने हुए, ठीक है? ये सब चीज़ों में वो हमें हेल्प करती है, ठीक है? अगला आता है हमारे पास जीपीएस के कंपोनेंट क्या-क्या होता है। देखो जीपीएस सिस्टम जो होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सैटेलाइट, ठीक है? सैटेलाइट होता है, दूसरा होता है ग्राउंड स्टेशन और तीसरा होता है रिसीवर, ठीक है? सैटेलाइट जो उसका स्पेस का कंपोनेंट हो गया, ग्राउंड स्टेशन यानी कि जो उसका कंट्रोल करने वाला कंपोनेंट है और रिसीवर जो हम यूज़ करेंगे जीपीएस, फ़ोन में हम देखते हैं। सैटेलाइट क्या होता है कि ये उसका स्पेस कंपोनेंट होता है, इसमें सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत सारी होते हैं वो मतलब काफ़ी सारी जैसे एक ऑर्बिट के अंदर आपके 6 सैटेलाइट होगी, ठीक है? ये चीज़ हो गई। तो अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ये जो सैटेलाइट्स होती हैं अराउंड 20,000 किलोमीटर की रेंज के हाइट पे आप पे रहती है अर्थ से। ठीक है? और 12 आवर्स के पीरियड के हिसाब से ये आपको ऑर्बिट करती है, चलती रहती है, डाटा कलेक्ट करती है। ठीक है? ये चीज़ हो गया। और ये देखिए देयर ऑर्बिट्स के अंदर वो काम करती है। ऑर्बिट इसे इसी को बोलते हैं, जैसे ये अर्थ है, ये उसका ऑर्बिट हो गया, ऐसे। यहाँ पर ये सैटेलाइट घूमती रहेगी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है? तो सैटेलाइट जो होती है ये उसका स्पेस कंपोनेंट होता है जो अर्थ के अराउंड पे चलती है और कितनी हाइट पे होती है 20,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से 12 घंटे के हिसाब से वो घूमती है। ठीक है? ये चीज़ हो गई है। और 6 सैटेलाइट हमेशा एक साइट में होती है, एक ऐसे सीध में होती है अर्थ की लोकेशन के ऊपर। 4 सैटेलाइट्स हमेशा ऑब्जर्वेशन के लिए होती है इसके अंदर और वो सिग्नल्स भेजती रहती है। ठीक है? वो सैटेलाइट डाटा को लेंगी और वो इस ग्राउंड वाला जो स्टेशन है कंट्रोल कंपोनेंट है इसके पास सिग्नल भेजेंगी। दूसरा आता है हमारे पास ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन जो होता है इसके पास आगे मास्टर कंट्रोल, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इसका कंट्रोल कंपोनेंट होता है ग्राउंड स्टेशन, कंट्रोल कंपोनेंट जिसके पास हमारे पास वो सिग्नल वगैरह आएँगे। तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट चेक करते हैं कि सैटेलाइट प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही, प्रॉपर वहाँ से सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यानी कि एक तरीके से ये सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं कि सैटेलाइट अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है। उनकी पोजीशन सही है, प्रॉपर उनका रेडिएशन वगैरह वाला काम सही चल रहा है, वर्किंग सही चल रही है, नहीं चल रही, वो चीज़ होती है। तो रडार का यूज़ करते हैं वो उसकी सैटेलाइट की पोजीशन को चेक करने के लिए। ये चाहे मत लिखना, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज लिखनी है हमें कि ग्राउंड स्टेशन उसका कंट्रोल कंपोनेंट होता है। इसका मेन काम होता है कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं कि जो आपकी सैटेलाइट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, नहीं कर रही, प्रॉपर उसकी मूवमेंट चल रही है और रडार की हेल्प से उनकी पोजीशन को ये श्योर करते हैं कि पोजीशन सही है। रिसीवर की बात करते हैं तो ये यूज़र सेगमेंट होता है जिसमें जीपीएस के रिसीवर लगे होते हैं। ठीक है? जीपीएस के रिसीवर हमारे स्मार्टफ़ोन्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है? टैबलेट्स में, पीसीज़ में, कंप्यूटर वगैरह में, सब में ज जीपीएस का होता है। ठीक है? ये हमें बताता है जैसे आपको सैटेलाइट की कितनी दूरी पे है, ठीक है? एक बार रिसीवर को एक्चुअल डिस्टेंस मिल गई तो उनको प्रॉपर हमें लोकेशन मिल जाती है। ओके? तो ये सिस्टम रहता है, ठीक है? तो वहाँ पे सैटेलाइट जो होती हैं वो डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह के थ्रू डाटा वगैरह लेती हैं और वो भेजती हैं हमें रिसीवर के पास, वो हमें सिग्नल भेजती हैं और उसकी पोज़ीशन को कंट्रोल करने का काम इस ग्राउंड स्टेशन का होता है। तो जीपीएस के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सैटेलाइट, दूसरा ग्राउंड स्टेशन जो उसको कंट्रोल करेगा सैटेलाइट के सारी फंक्शन को और रिसीवर जो हम यूज़ करेंगे जिन्हें हमें लोकेशन को पता करना है। ओके? बहुत सिंपल है, हमें देखो इसको एक बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बना के रखना कि बहुत हार्ड कोर्स है। सिर्फ सिंपल सा जनरल चीज़ें समझनी है क्या-क्या होता है, किसमें क्या-क्या किसका काम होता है। जीपीएस का काम सबको पता है अब हमें, ठीक है? जीआईएस के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें 5 होते हैं, ये क्योंकि एक पूरा सिस्टम है जीआईएस इन्फॉर्मेशन का, तो इसमें आपके सारे काम इसमें 5 चलते हैं, ये देखिए। एक होता है इसके अंदर हार्डवेयर जो कंप्यूटर वगैरह जिसके ऊपर आप देखोगे, फिर इसमें काम करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या स्टोर होगा? डाटा स्टोर होगा। लोगों के बिना जब लोग ही नहीं होंगे तब उसको यूज़ कौन करेगा? तो लोग भी चाहिए और उनको तरीका भी होना चाहिए यूज़ करने का। सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल और मेथड,
ये 5 कंपोनेंट इसके हो गए हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर कोई भी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आप जीआईएस सॉफ्टवेयर को डालते हो। कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो ये कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आप जीआईएस के सॉफ्टवेयर को आप डाल दोगे। अब अलग-अलग रेंज के कंप्यूटर होते हैं, डिपेंड करता है, कोई डेस्कटॉप पे काम करते हैं, कुछ सर्वर के हिसाब से चलते हैं। हार्डवेयर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकते हैं, आपका प्रिंटर, वो भी हार्डवेयर होता है, आपकी हार्ड ड्राइव जो पेन ड्राइव वगैरह होती है, अंदर मदरबोर्ड होता है, ठीक है? तो ये सारे मिलके जीआईएस का सॉफ्टवेयर ढंग से चलाते हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। अगला आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? टूल्स टू रन द, जहाँ पे वो सारी स्पेशल इन्फॉर्मेशन वाला काम चलता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है? वहाँ पर वो सारी स्पेशल इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है वो वहाँ पे होती रहेगी, ठीक है? तो वो जीआईएस के डाटा को एडिट करना, उसको चलाना, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है। फिर आता है डाटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डाटा की जगह अगर डाटा ही ना हुआ तो फिर वो काम किसके लिए कर रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खर्चे वाला जो कंपोनेंट होता है वो उसका डाटा ही होता है। जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का वो डाटा होता है, जो एक तरीके से उसका फ्यूल होता है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होगा तब तक जीआईएस पे काम क्यों कर रहे हो आप? मेन तो डाटा के लिए काम कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर ग्राफिक यानी पिक्चर वाला काम वाला डाटा भी हो सकता है, और कोई टेबल में कोई आपको डाटा वैसे लिखा हुआ 23, 64 कुछ इस तरह के, तो दोनों तरीके के डाटा हमें मिल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि वेक्टर भी हो सकता है और रेस्टर भी हो सकता है, ठीक है? पीपल की बात करते हैं, पीपल जो जीआईएस की इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, यही तो सॉफ्टवेयर चलाएंगे। कंप्यूटर हमारा है लोगों का, उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोग डालेंगे, फिर उस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो पीपल इसके अंदर मेनली जो है जो रन करते हैं सॉफ्टवेयर को। लास्ट में आता है मेथड। कोई भी जीआईएस ऑपरेशन लगाना है, आपको चालू करना है, तो एक वेल डिजाइन प्लान, एक पूरा ऑपरेशन आपके पास होना चाहिए तैयार, ठीक है? तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर हो गया जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डालोगे। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, मदरबोर्ड होता है, हार्ड ड्राइव होती है, ग्राफिक कार्ड होता है, प्रिंटर होते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट मिलके एक जीआईएस सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाने में हेल्प करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है जिसके अंदर आपकी सारी स्पेशल इंफॉर्मेशन चलेगी, रन करेगी, उसको एडिट करना है, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, सब उसके अंदर होगा स्पेस के इंफॉर्मेशन का। डाटा सबसे खर्चीला पार्ट होता है इसका, क्योंकि आपका जो डाटा होता है वो अब ग्राफिक भी हो सकता है, टेबुलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है और रेस्टर भी हो सकता है। वेक्टर और रेस्टर हमने समझ लिया, ओके? पीपल सबसे मेन चीज होते हैं जो जीआईएस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के डेवलपमेंट मेनली पीजी जो पीपल होते हैं वही करते हैं, पीजी करते हैं। मेथड होता है कोई भी जीआईएस एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करना है तो एक अच्छा खासा प्लान बना के रखना है हमें, राइट? अब डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने पहले आपको बता रखा है कि आपके सामने कोई पिक्चर रिमोट सेंसिंग से उन्होंने सैटेलाइट से ली, कोई एक इमेज आपके सामने रख दी। अब आपको उसको इमेज में से बताना है ना, किसी इमेज को आप पढ़ के बताओगे, ठीक है? आपके पास इमेज आ गई, आप उस इमेज में से देख के बताओगे कि यार इसमें क्या चल रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज आपको रिमोट सेंसिंग से मान लो इस तरीके की इमेज आ गई, जो हमारे बच्चों की फेवरेट इमेज होती है, छोटे बच्चों की, ठीक है? इस तरीके से कोई घर बना दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पर सूरज बना दिया, है ना? ये फेवरेट ड्राइंग होती है। यहाँ से नदी बन के आ गई, यहाँ हमने कुछ बच्चे खड़े कर दिए, फुटबॉल खेल रहे हैं भाई बच्चे, इस तरीके से मतलब एक्स वाई जेड काफी सारी चीजें हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग से एक आपके पास इमेज आ जाएगी। अब हमें मैनुअली इसमें क्या करना होगा, हमें इसके फीचर निकालने होंगे। अच्छा, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ से एक नदी बहकर आ रही है, यहाँ पर एक बांस की एक झोपड़ी बनी हुई है, पीछे सूरज उग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। बताया है ना हमने पिक्चर से देख के। यही होता है इमेज को इंटरप्रिटेट करना, उसके अंदर से सारे फीचर्स को पता लगाना कि क्या क्या है उसमें। तो इसके आगे बस एक वर्ड लगा दिया इन्होंने, डिजिटल, ठीक है? तो डिजिटल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि कंप्यूटर की मदद से डिजिटल काम हो गया ना, तो कंप्यूटर की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी आपका डिजिटल डाटा आया है वहां पे, ठीक है, कंप्यूटराइज जो डाटा आया है उसकी हम एनालिसिस करेंगे, उसकी हम क्वांटिटेटिव एनालाइज करते हैं कि उस डाटा में क्या क्या चीजें हैं, कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे ताकि हम उसकी इंफॉर्मेशन को पता लगा पाए। डिजिटल फॉर्म में आया, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में आया, तो हम कंप्यूटर की मदद से ही उस डाटा को पूरे को एनालाइज करेंगे, उसकी पूरी परख करेंगे, ताकि हम उसमें से इंफॉर्मेशन को, अर्थ की जो भी इंफॉर्मेशन आई है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, अलग कर सकें। डिजिटल इंटरप्रिटेशन को हम क्या बोलते हैं, इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है? फिर हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, कोई इमेज आई है उसको करेक्ट करना है, आपको एडिट करना है, उसको एनहेंस करना है, ठीक है? उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है इमेज की। एनहेंस करने का मतलब ये होता है ना कि आप कहते हो कि सुंदरता बढ़ाई है, तो आपने इमेज की क्वालिटी इंक्रीज कर दी है, ठीक है? वो चीज होगी। करेक्शन का मतलब उसमें कुछ एरर है तो उसको आप सही कर दोगे, ठीक है? तो डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि इसके अंदर आप
कंप्यूटर्स की मदद से जो भी आपकी डिजिटल इमेज है, आप उसमें से उसका एक पूरा एनालाइज़ करोगे। एनालाइज़ करके आप उसमें से जो भी अर्थ की जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, अलग कर लोगे। इसे हम इमेज प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर कोई करेक्शन है तो करो आप, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज वीआरटी। वीआरटी का मतलब मैंने पहले भी बताया था, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल होता है जो फार्मर को हेल्प करता है कि पूरी फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रेट के ऊपर सारे सोर्सेज देने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अप्लाई फर्टिलाइजर, वाटर, केमिकल, सीड, हर चीज जितनी रिक्वायर्ड है उस अकॉर्डिंग वेरिएबल रेट, यही मतलब हुआ ना वेरिएबल यानी अलग अलग। ठीक है, तो वेरिएबल रेट के ऊपर सारे इनपुट्स आप फार्मर जो होगा वो फील्ड के अंदर अप्लाई करेगा। दो तरीके के होते हैं, मैप बेस्ड भी हो सकता है, सेंसर के ऊपर भी काम कर सकता है। मैप के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो, सेंसर के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। एक टूल हो गया जिसके अंदर फार्मर को हेल्प करेगा, जिससे कि वो फील्ड के अंदर हर एक जोन के रिकमेंडेशन के हिसाब से वो सारे इनपुट अप्लाई करेंगे। इनपुट्स कौन कौन से हो गए हैं, फर्टिलाइजर, वाटर, केमिकल, सीड्स, अलग अलग रेट के ऊपर जितना जितना चाहिए। एक जगह पर 2 kg पर हेक्टेयर चाहिए, 2 kg के हिसाब से चाहिए तो वहां 2 kg डाला जाएगा। जहां पर 4 kg चाहिए वहां 4 kg डाला जाएगा, और जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे नहीं डालना जाएगा। तो उस पर्टिकुलर फील्ड के हर जोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ पर सभी इनपुट अप्लाई करने में हेल्प करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। अब ये मैप के हिसाब से भी हो सकती है और सेंसर बेस्ड भी हो सकती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है नैनो फर्टिलाइजर। नैनो का मतलब हमने पढ़ा था कि बहुत ही छोटे से एकदम माइन्यूट। नैनो का हमने क्या पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो एक नैनो फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या करते हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट कैरियर। फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर क्या कैरी करता है, क्या होता है फर्टिलाइजर में, न्यूट्रिएंट होते हैं, एनपीके। तो ये न्यूट्रिएंट कैरियर होता है, पर वो उनका साइज कितना होता है, नैनो डायमेंशन के होते हैं, नैनो साइज के होते हैं वो। ठीक है, जिसके अंदर वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट आयंस लेके चलते हैं। क्योंकि देखो एक चीज होती है, जिसका साइज जितना बड़ा होता है सरफेस एरिया उतना कम होता है। इसी को अगर आप इतने छोटे छोटे में कर दोगे डिवाइड तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो जितना स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, तो नैनो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट के कैरियर होते हैं, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट के आयंस को कैरी करते हैं, जिनका अच्छा खासा जो हाई सरफेस एरिया होता है। लेकिन मेन चीज होता है ये उसको बहुत स्लोली रिलीज करते हैं, क्रॉप के डिमांड के हिसाब से स्लोली स्लोली क्रॉप के पास पहुंचाते रहेंगे, एक साथ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है आपकी। ठीक है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिलता रहेगा, तो पता है वो वेस्ट नहीं जाएगा न्यूट्रिएंट आपका। ओके, क्योंकि अगर मान लो एक टाइम पर अगर उसको 400 ग्राम चाहिए, अगर आपने उसके अंदर 800 ग्राम डाल दिया कोई चीज, तो वो तो 400 यूज कर पाएगा ना, तो बाकी 400 तो वेस्ट हो गया उसका। लेकिन वही अगर आप नैनो फर्टिलाइजर यूज करोगे तो उसके अंदर उसकी मतलब वो स्मॉल स्मॉल रेंज में होते हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो वहां पे स्लोली स्लोली पहुंचाते रहते हैं, तो ताकि जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है हाथों हाथ उतना उतना यूज करते रहे वो। ओके, ये चीज होती है। तो इसको 3 फॉर्म में दिया जाता है, या तो जैसे इसको नैनो ट्यूब की फॉर्म में कैप्सूल बना के दे दिया जाए इसको, या इसके ऊपर कोई एक प्रोटेक्टिव कोई पॉलीमर की लेयर चिपका के देते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको किसी लिक्विड की फॉर्म में नैनो स्केल पे ही होना चाहिए, सब कुछ नैनो स्केल पे होना चाहिए। ठीक है, नैनो स्केल की फॉर्म में कोई एक लिक्विड टाइप में बना के आप इसको स्प्रे करवा सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म के अंदर दिया जाता है। मेन चीज यही होती है कि नैनो फर्टिलाइजर एक नैनो साइज के न्यूट्रिएंट कैरियर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, और क्योंकि इनका बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, प्लस ये न्यूट्रिएंट को बहुत स्लोली स्लोली क्रॉप को देते हैं उनकी डिमांड के हिसाब से। जितनी क्रॉप को डिमांड रहती है उतना उनको स्लोली और कंटिन्यूसली, दो चीजें होती है, कंटिन्यूस सप्लाई, स्लो एंड स्टेडी जाता है। ठीक है, लगातार थोड़े 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 जा रहा है जितनी जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगी कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी क्रॉप की, क्योंकि उसको जितना चाहिए उसको उतना ही न्यूट्रिएंट मिल रहा है। ओके, एक आता है लास्ट आपका नैनो सेंसर। नैनो सेंसर क्या होता है, देखो सेंसर का मतलब वही चीज होता है जो कोई इन्फॉर्मेशन को सेंस करता है, पता लगाता है ना, सेंसर।
तो नैनो सेंसर्स क्या हो गए? बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। ये वो सेंसरी पॉइंट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? नैनो पार्टिकल्स की जितनी भी नैनो लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम तक, मैक्रोस्कोपिक यानी कोई बड़े लेवल पे हमारे अपने मैक्रोस्कोपिक में आते हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देते हैं। नैनो सेंसर्स का काम क्या होता है? इतने छोटे छोटे सेंसर क्या काम आते हैं? ये छोटी छोटी चीजें चेक करते हैं, सोइल की ह्यूमिडिटी कितनी है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितना बचा हुआ है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्रॉप में पेस्ट का अटैक कितना है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर में नैनो सेंसर्स का ये यूज होता है। इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, ये उसको पहले डिटेक्ट करके बता देते हैं नैनो लेवल पे। बहुत छोटे-छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी ही कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एडवांस में कोई एक बहुत बड़ा लॉस होने से पहले ही पता लग जाता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उसके ऊपर जो एक्शन है, जो प्रिकॉशंस है, कुछ भी ट्रीटमेंट हमें करना है, वो हम कर सकते हैं, ताकि हमारी यील्ड बची रहे, उसमें लॉस ना हो, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब ना हो। तो नैनो सेंसर्स कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल, सर्जिकल सेंसरी पॉइंट्स होते हैं जो नैनो पार्टिकल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन्हें हम तक पहुंचाते हैं नैनो पार्टिकल लेवल पे। नैनो सेंसर्स का एग्रीकल्चर में यूज होता है कि जैसे सोइल की ह्यूमिडिटी का पता लगाना, पेस्टिसाइड का रेजिड्यू, न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्रॉप पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजें वो हम तक पहुंचाते हैं। और इनकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, कि थोड़ा सा भी अगर इनको लगा कि यहाँ पर डिजीज का अटैक है तो पहले उस चीज को डिटेक्ट करके हम तक पहुंचा देंगे, जिससे कि हम उसके अंदर पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉस हम बचा सकें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट सी। तो आई होप अभी ये थोड़ा देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। बहुत सारी बेसिक टर्म्स जो है वो हमने सभी डिस्कस की थी कि हमें पता है अब कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम किसे बोलते हैं, हमें ये पता है जीआईएस क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है ना? तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर है। तो देखते हैं हमारे डी पार्ट के क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या बात की हुई है। सो ओके, चलिए। हाँ जी, तो पहले हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको ये चीज़ बतानी है कि प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और प्रिसीजन फार्मिंग के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज की हमने सारी पहले बात कर चुके हैं, हमें पता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या-क्या होती हैं। हमें ये भी पता है कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर लोकेशन के अकॉर्डिंग, हर एक जगह के मतलब जो आपकी फील्ड है, तो पर्टिकुलर ज़ोन्स के अकॉर्डिंग उनके रिक्वायरमेंट पे बेसिस पे जब हम सभी इनपुट्स देते हैं, वो हमारी प्रिसीजन फार्मिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर हम पूरी फील्ड को कई सारे मैनेजमेंट जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और पर्टिकुलर जोन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसे हर इनपुट दिया जाता है, चाहे वो सीड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो। राइट, ये चीज़ पढ़ी थी हमने। अब इसमें बोला है कि इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पहले वेरिएशन देखना है, उसको एक्सेस करना है कि क्या क्या वेरिएशन है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड सॉइल मैपिंग, वही सेम चीज़ होती है कि आप उसको ग्रिड्स के पूरी फील्ड को इस तरीके से ग्रिड में डिवाइड कर देते हो आप, ठीक है? और वहाँ से आप एप्लीकेशन मैप बनाते हो कि कौन से जोन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी आप एक मैपिंग कर लेते हो कि यहाँ पर इतना न्यूट्रिएंट चाहिए, इसके अंदर इतना पानी चाहिए, तो उसका एक एप्लीकेशन मैप बना लिया जाता है। दूसरा होता है क्रॉप स्काउटिंग। स्काउटिंग करने का मतलब होता है आप उसको ऑब्जर्व करते हो, इन सीजन ऑब्जर्वेशन करते हो कि सीजन टू सीजन उसमें एक हर पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कितना वीड आ रहा है, कितना डिजीज का अटैक हो रहा है, कितना पेस्ट का अटैक हो रहा है ना? तो ये दो चीज़ों के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पूरी फील्ड के अंदर अलग अलग जोन्स में कितना कितना वेरिएशन हमें मिल रहा है, ठीक है? ये हो गया। सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, जब हमें वेरिएबिलिटी पता लग गई फिर हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक बार आपको वेरिएशन पूरा मिल गया तो फार्मर मस्ट इन्वॉल्व एग्रोनॉमिक इनपुट्स टू नो द कंडीशन। मतलब अब मेन चीज़ आप क्या करोगे कि जो जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जितना जितना वेरिएशन है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर जितनी जितनी रिकमेंडेड डोज है हर एक चीज़ की, आपको वो चीज़ वहाँ पर देनी पड़ेगी। यानी कि आपको क्या करना है, साइट स्पेसिफिक यूज़ करना है, ठीक है? साइट स्पेसिफिक, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर जितनी रिकमेंडेशन है, हमें उतना ही वहाँ पे इनपुट डालना है। ओके, तो सो किसके थ्रू करते हैं, वीआरटी। वीआरटी हमने बात की थी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, जहाँ पर जितना जितना वेरिएशन है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे सभी इनपुट्स को हम डाल देंगे और हम यील्ड मैपिंग भी कर लेंगे। ठीक है, कि हमने वो सारी इनपुट डाल ली, उसके बाद हम यील्ड की मैपिंग करेंगे कि आपको
सारे इनपुट्स प्रॉपर डालने के बाद आपको क्या यील्ड मिल रही है, कितनी ग्रेन यील्ड आ रही है आपकी, कितनी आपको लगता है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो वो सब हम देखेंगे, यील्ड मैपिंग करेंगे। तो मैनेज करनी है वेरिएबिलिटी को, वीआरटीज का यूज़ करेंगे हम कि साइट स्पेसिफिक लोकेशन पे हम अप्लाई करेंगे जो भी इनपुट्स जितने जितने रिकमेंडेड हैं हमें। दो चीज़ें कर ली। लास्ट में करने पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले वेरिएबिलिटी का पता लगाया, फिर उसको मैनेज किया, लास्ट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के टाइम पे आपको 3 क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए। पहली चीज़ आपको आनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स आप देखोगे। इकोनॉमिक्स का मतलब कि क्या जो आपने चीज़ की है वो कॉस्ट इफेक्टिव हुई है, कि क्या आपके जो आप नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हो उससे कम खर्चा लगा है आपका, कम पैसे लगे हैं आपको, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है इन मनी से। दूसरी चीज़ कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे एनवायरनमेंट पे तो कोई बैडली इफेक्ट नहीं आया है। और तीसरी चीज़ आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुई है लोगों के पास, कितनी ईजिली उन्हें समझ में आई है, कितने ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंची है। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में, और एडवांटेजेस हमने पहले बात कर ली थी इसलिए मैंने वो यहाँ पर नोट नहीं किए। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेसिंग करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबिलिटी को जानेंगे। वो कैसे जानेंगे, हम ग्रिड मैपिंग करेंगे। ठीक है, ग्रिड का मतलब होता है इस तरीके से हम उसको चेक्स में डिवाइड कर लेते हैं पूरी फील्ड को। फिर हम एक पर्टिकुलर हर एक बॉक्स के बेसिस पर देखेंगे वहाँ कितना कितना वेरिएशन है, कितनी कितनी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, पेस्टिसाइड कितना चाहिए, वो सब देखा जाएगा। दूसरी होती है क्रॉप स्काउटिंग, कि आप सीजन टू सीजन आप चेक करोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने वीड, कितनी डिजीज, कितना पेस्ट आ रहा है। राइट। सेकेंड चीज़ आप करोगे, जब आपको वेरिएबिलिटी पता लगी तो उसको मैनेज करने के लिए हम वीआरटी जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे कि जो भी साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है उस बेसिस पर सारे इनपुट्स दिए जाएंगे। और लास्ट में आप इवेल्युएशन करोगे। 3 चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहला कि क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्चा आपका बच रहा है, आपको कम मतलब को कम पैसों में आप कम इनपुट देके आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है, और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी उतना अच्छी बात होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट आपको रिमोट सेंसिंग का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। तो इसका एक बेसिकली क्या चीज़ होती है इसमें, डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस बाय डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द रेडिएंट। क्योंकि मेन देखो रिमोट सेंसिंग काम करती है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ना वो कितना ज़्यादा एमिट हुआ है, कितना ज़्यादा वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है। मेन ये चीज़ होती है कि एनर्जी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, मेन वो इसके ऊपर ही काम करता है। अब डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की एनर्जी को करते हैं। कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो जितनी एनर्जी उनको मिली उतनी ही वापस की वापस उन्होंने वापस भेज दी, रिफ्लेक्ट कर दी। कुछ 30%, कुछ 40%, कुछ इतनी रेडिएशंस की भेज सकते हैं। मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट केस होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका मटेरियल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसी है, केमिकल कैसा है, रफनेस कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से आई है तो कितना जाएगा, अगर ऐसे आई है उसका भी डिफरेंस आएगा कि कितनी लाइट बाकी आई है। ठीक है, तो हर एक चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो मेनली रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ी थी ना कि एक्टिव और पैसिव 2 तरीके की होती है। तो वो इसमें भी यही चीज़ देख रहे थे कि एक्टिव वाली जो रिमोट सेंसिंग होती है वो अपना खुद का एनर्जी का सोर्स यूज़ करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, जबकि पैसिव वाली जो होती है वो कोई दूसरा यूज़ करती है जिसमें मेन सनलाइट आता है, कि वो सनलाइट की एनर्जी को एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स यूज़ करती है। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर ये पता है इसका एक प्रोसीजर होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस हो गई है कि सबसे पहले एक एनर्जी सोर्स होता है आपका जिसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन ए। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है रिमोट सेंसिंग की कि सबसे पहले एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई एनर्जी जहाँ से निकलेगी ही नहीं तब तक उसका क्या प्रोसीजर किस तरीके के चलेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा। पहली रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी सोर्स या इल्यूमिनेशन होगा। दूसरी चीज होती है रेडिएशन। रेडिएशन एज द एनर्जी ट्रेवल, अब सोर्स से अपने टारगेट की तरफ वो एनर्जी जाएगी तो बीच में वो बहुत सारी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आएगी, अपने एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएगी। और जब ये इंटरेक्शन होगा, दिस इंटरेक्शन मेक्स टेक्स प्लेस सेकेंड टाइम एज द एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम टारगेट टू द सेंसर। तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ बोली है कि अभी सबसे पहले यहाँ बना रहे हैं, देखो ये आपका सोर्स है, इससे एनर्जीज निकली, अब ये यहाँ पर इसका टारगेट है कहीं पे। अब ये रास्ते में जाएगी तो यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर है इसका रास्ते में, उसके साथ ये कांटेक्ट में आएगी एंड विद contact with and interact with the atmosphere it passes through. This interaction may take place a second time as the energy travels from target to the
सेंसर। और यही इंटरेक्शन तभी भी होगा, टारगेट के पास पहुंच गई वो, फिर टारगेट से वो मुड़ के आएगी, फिर सेंसर के पास आएगी। क्योंकि जब तक सेंसर के पास नहीं आएगी तब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो एट सोर्स से टारगेट में जाने पे और टारगेट से सेंसर के पास आने के तक बीच में वो एटमॉस्फेयर से बहुत बार इंटरेक्ट करेगी। तो सेकंड हो गया इसका पार्ट, इसका एटमॉस्फेयर। तीसरा होता है अब एटमॉस्फेयर से चलेगी, अब पहुंची वो टारगेट के पास, इंटरेक्शन विद द टारगेट। तो जैसी एनर्जी जो है वो अपने टारगेट के पास पहुंचती है एटमॉस्फेयर से होती हुई, फिर वो टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब वो डिपेंड करता है कि भाई वो टारगेट कैसा है, जैसे कि हमने यहाँ बोला कि उसका जो टारगेट है वो उसका स्ट्रक्चर कैसी है, वो केमिकली कैसा है, उसकी रफनेस कितनी है। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि वो जो एनर्जी उसके पास पहुंची है वो कितनी उसको एब्जॉर्ब करेगा और कितनी उसको वापस भेज देगा। ठीक है। चौथी चीज़ होती है कि अब वो एनर्जी है टारगेट से हो गई, टारगेट से होने के बाद फिर वो टारगेट उसे रिफ्लेक्ट करेगा। अब वहाँ से वो जाएगी किसके पास, सेंसर के पास जाएगी, और सेंसर वहाँ पर उसको सारी जो भी इंफॉर्मेशन या जो रेडिएशन वहाँ से एनर्जी आएगी वो उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके रिकॉर्ड कर लेगा। लास्ट आती है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। द एनर्जी, अब सेंसर ने वो एनर्जी को रिकॉर्ड कर लिया, अब वो आगे ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट किसकी फॉर्म में होगी, वो आगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो होकर और लास्ट में किसके पास पहुंचेगी, वो हमारे प्रोसेसिंग स्टेशन के पास पहुंचेगी, जहाँ पे आप उस डाटा को एक हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, प्रोसेसिंग कर दोगे, उसको एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके रख लोगे। लास्ट होता है उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, की प्रोसेस्ड इमेज जो बन गई है आपके पास, फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेटेट का मतलब मैंने आपको बताया कि आप उसको देख के पिक्चर को अब बताओगे इसमें क्या क्या इसके करेक्टर है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या फीचर्स हैं, अब वो सब चीज़ें देखोगे। ठीक है, तो उसको डिजिटली भी कर सकते हैं या विजुअली भी हम उसको इमेज को कर सकते हैं, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम अलग कर लेंगे। और लास्ट होता है रिमोट सेंसिंग का एलिमेंट जो होता है, दैट इज एप्लीकेशन। तो फाइनल एलिमेंट होती है जब हम उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए हम, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारी फील्ड में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है, तो जब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस डाटा का यूज करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन। तो रिमोट सेंसिंग का क्या पूरा वर्किंग प्रोसेस चली, सबसे पहले एक सोर्स है आपका या इल्यूमिनेशन है, वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये एनर्जी जो होगी ये बीच में एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगी टारगेट पे पहुंचने से पहले। रास्ते में पूरा एटमॉस्फेयर आएगा, उससे इंटरेक्ट करेगी, उससे इंटरेक्ट करेगी, फिर ये पहुंच जाएगी आपके टारगेट के पास। टारगेट के पास पहुंचने के बाद वो कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी एमिट होगी, कितनी वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो डिपेंड करता है टारगेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि टारगेट कितना, क्या है टारगेट कितना, कैसे स्ट्रक्चर है, कितना रफ है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा है, कितनी वेवलेंथ की लाइट एनर्जी गई है, वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद ये टारगेट के पास जाने के बाद फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, एनर्जी जो भी एनर्जी होगी, वो एनर्जी किसके पास आ जाएगी, सेंसर के पास आ जाएगी। सेंसर क्या करता होता है, सेंसर उस इंफॉर्मेशन को मतलब एनालाइज करेगा कि अच्छा इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर वो उसको कैप्चर करके और स्टोर करेगा। ठीक है, सेंसर के पास आने के बाद उसको कलेक्ट करके रख लेगा। सेंसर के पास वो किसके पास जाएगी, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग स्टेशन पे, प्रोसेसिंग स्टेशन में चलेगी। प्रोसेसिंग स्टेशन में क्या करेंगे कि अब उसने तो, सेंसर ने तो अपने लैंग्वेज के अंदर उसको करा ना, इसको स्टोर करके रख लिया। अब आप क्या करोगे, उस एनर्जी को रिकॉर्ड जो की हुई है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चेंज करके और उसकी प्रोसेसिंग करके उसको हार्ड कॉपी में स्टोर करके रख लोगे। ठीक है, फिर आपका होगा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, कि जो भी आपकी प्रोसेस्ड होने के बाद इमेज बन गई है उसको आप या तो देख के या कंप्यूटर की हेल्प से आप उसको इंटरप्रिटेट करो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अलग कर लो। और लास्ट चीज होती है एप्लीकेशन, कि जब आपके पास एक फाइनल एलिमेंट है आपका रिमोट सेंसिंग का, कि जब वो आप उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई नई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सो उसको हम बोलते हैं इसका एप्लीकेशन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हो जाते हैं इसके वर्किंग के। ठीक है, सारे इसके एलिमेंट है। प्रिंसिपल इसका मेनली अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछा तो प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि रिमोट सेंसिंग काम करती है, ये जो एनर्जी निकलती है, रेडिएंट एनर्जी जो है, इसको डिटेक्ट करती है, इसको रिकॉर्ड करती है। ठीक है, कि अलग अलग ऑब्जेक्ट कितनी कितनी एनर्जीज को
एमिट करते हैं, यानी मेन इसका ये प्रिंसिपल हो गया, मेन ये चीज़ लिखनी है आपको। उसके बाद इसको चेक, अगर आपसे एलिमेंट पूछे तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ ये इसका मेन प्रिंसिपल लिख के फिर आप इसके एलिमेंट साथ में मेंशन कर सकते हो कि इस तरीके से इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस चलती है। मेन इसका सिद्धांत यही चीज़ होती है कि जो सोर्स से जो एनर्जी निकली है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकली है, वो किस तरीके से सोर्स से निकल के टारगेट पर जाएगी और टारगेट उसको कितनी रिफ्लेक्ट करेगा, कितनी एमिट करेगा। वो डिपेंड करता है कि जो आपका टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो कितना रफ है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रेडिएशन एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है, इन सभी चीज़ों पर वो रिमोट सेंसिंग काम करती है। ओके, चलिए। अब इन्होंने बोला है कि आपको जीआईएस, जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, क्या-क्या क्यों करते हैं, मतलब जीआईएस क्यों लेके आए, और इसके फंक्शन बताने क्या-क्या काम करते हैं। तो फंक्शन तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, पहले मैं आपको फंक्शन बताती हूँ। फंक्शन हमने पढ़ा था जीआईएस की डेफिनेशन के अंदर ही ना, कि जितना भी स्पेस का डाटा होता है उसको स्टोर करना, कलेक्ट करना, उसको मैनेज करके रखना, उसकी प्रोसेसिंग करनी, उसमें से एरर को हटाना, यानी हर एक काम ये जीआईएस करता है ना? तो यही उसके फंक्शन होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या-क्या फंक्शन इसके दिए हुए हैं, डाटा कैप्चर करेगा, कलेक्ट करेगा, करेगा, ठीक है, कैसे करेगा? सैटेलाइट की जो भी इमेज आएँगी, मैप्स जो भी आएँगे, ठीक है, स्पेस से जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं, उन सब से डाटा कैप्चर कलेक्ट हो जाएगा। फिर वो उसको स्टोर और मैनेज करके रखेगा, ठीक है, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव वगैरह सब में, ठीक है। फिर वो डाटा को इंटीग्रेट करेगा, डाटा को कन्वर्ट करेगा, रेस्टर टू वेक्टर करना है, वेक्टर टू रेस्टर करना है, जिस भी मोड में उसको चाहिए। डाटा को कन्वर्ट किया उसने, ये चीज़ें हो गई। फिर वो डाटा को एनालाइज़ करेगा, एनालाइज़ कैसे करेगा? टेबल बना के, ग्राफ बना के, इस तरीके से वो एनालाइज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद वो डाटा की मॉडलिंग करेगा, जो हम कहते हैं सिमुलेशन बनाना होता है, एक स्टैटिस्टिकल एक पूरा मॉडल बनाएगा और लास्ट में जाके वो उसको डिस्प्ले करेगा, किसके थ्रू? चाहे वो डिजिटल मैप्स हो, ठीक है, और चाहे वो टेबल के थ्रू बताए, चाहे वो ग्राफ के थ्रू बताए, चाहे कोई प्रिंटेड मैप के थ्रू बताए। तो ये सारे काम होते हैं जीआईएस के, डाटा को कलेक्ट कैप्चर करना, सबसे पहले उसको कलेक्ट करके रखना, फिर उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना, डाटा को इंटीग्रेट करके रखना, इकट्ठा करके उसके फैक्टर्स वगैरह, डाटा को कन्वर्ट करना, रेस्टर टू रेस्टर, रेस्टर टू वेक्टर, जैसे मर्जी, जैसे चाहिए हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डाटा को एनालाइज करना, मॉडलिंग बनानी, उसकी मॉडल बनाना, साइमुलेशन करना और लास्ट में उसको डिस्प्ले कर देना। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव जीआईएस इसी के लिए लिया था कि भई अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करके काम करते हो, तो आपको डिसीजन लेने में ईज़ी होती है। आपको एक प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है उस एरिया की, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, एक अच्छे से प्लान कर सकते हो कि यहाँ की कंडीशन के हिसाब से हम कैसे-कैसे काम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट चीज़ होती है एक तरीके से एक पूरा डाटा को डिस्ट्रीब्यूट और हैंडल करने का एक एफिशिएंट तरीका है ये आपका इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर जितने भी डुप्लीकेशंस वगैरह अगर होता है, जैसे कि आप नॉर्मल कोई डाटा स्टोर करते हैं तो कई बार डुप्लीकेटली डाटा ऐड हो जाता है ना? डबल-डबल डाटा ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है जिससे कि आपका जो डाटाबेस में कोई भी डुप्लीकेशन नहीं रहेगा, वो रिमूव हो जाएगा। ओके? इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अलग-अलग सोर्सेज़ से आप इन्फॉर्मेशन लाके उसको एक अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो, उसको इंटीग्रेट करके रख सकते हो। ये इसका फंक्शन है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए ही जीआईएस का यूज़ किया गया। ठीक है? उसके बाद आता है कि कोई भी आपको ज्योग्राफिक के रेफरेंस डाटा के अंदर कुछ भी अगर आपको क्वेरी लगती है, उसकी एनालिसिस करनी है, आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो, कुछ भी उसमें दिक्कत है, आप उसको दूर कर सकते हो और कोई नई इन्फॉर्मेशन को आप जनरेट करवा सकते हो, ठीक है? डाटा को सब जल्दी और बहुत सस्ते तरीके से अपडेट करने का एक बहुत बेटर तरीका होता है जीआईएस। तो इन सब ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे कि जीआईएस का ये मेन था मोटिव कि हमें ये चीज़ करनी है और यही उनके फंक्शन रहे हैं, तो उन्होंने इसी पे काम किया है। ओके। अब देखिए इसमें इसको बहुत सा कुछ लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैंने एक रेफरेंस के लिए लिखा है कि आपको मैं कई चीज़ें मेरे माइंड से ना निकल जाए, तो मैं समझा सकूँ इनमें से कुछ पॉइंट, मेन-मेन चीज़ें मैं देख के। ओके? सो आपको इतनी टिपिकल लैंग्वेज का आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अब इन्होंने पूछा है कि जो जीआईएस और जीपीएस आपने पढ़ा, इसका सॉइल की मैपिंग में क्या मतलब रोल रहेगा? क्या काम आएगा सॉइल की मैपिंग करने में? ठीक है, तो देखो जीआईएस के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। है ना? जीआईएस का मेन क्या है कि आपको डाटा वगैरह कैप्चर करके स्टोर करना है। वो डाटा कहीं से भी आ सकता है, सैटेलाइट यानी जीपीएस के थ्रू भी आ सकता है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी डाटा आ सकता है। तो जीआईएस पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे अलग-अलग सोर्सेज़ से डाटा आके वो कलेक्ट करके मैनेज करेगा, है ना? तो इसके अंदर जीआईएस को जैसे ही आप सॉइल मैपिंग के लिए यूज़ करते हो तो वो एक बेटर तरीका होता है, क्योंकि इसके अंदर से हमने पढ़ा ना जीआईएस के अंदर कि आपको जब सारा डाटा मिल जाएगा, आप सारी क्वेरी देख सकते हो कि क्या-क्या दिक्कत आ रही है, क्या-क्या उसमें हर एक लैंड के अंदर आपके
पूरे इस ज़मीन के ऊपर कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं, कितनी-कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पे ये डिज़ीज़ है, मतलब सब चीज़ का डाटा आप चेक कर सकते हो। जिससे कि क्या चीज़ होगी कि सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होगा, है ना? कि आप सॉइल मैपिंग बनाओगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा सॉइल के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक एरिया में सॉइल की कितनी-कितनी फर्टिलिटी है, कहाँ पे सॉइल को न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे सॉइल के अंदर सॉल्ट वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन बच जाएगा अगर आप सॉइल मैपिंग करोगे जीआईएस की हेल्प से। और आप एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस आपको देता है कि आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है, वो प्रॉपर रिकमेंडेशन के ऊपर ही करनी है जितनी चाहिए। ठीक है? और सीधी-सी बात है, जब सॉइल पे इफ़ेक्ट आएगा, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी क्रॉप की यील्ड पे पड़ेगा, तो हमारी क्रॉप की यील्ड भी अच्छी होगी। हमारे फूड की सिक्योरिटी का भी बहुत इफ़ेक्ट आएगा उसके ऊपर, है ना? और सॉइल की कंज़र्वेशन पॉलिसीज़ के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आएगा, है ना? तो जीआईएस का सॉइल मैपिंग में जब हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सॉइल मैपिंग, डिजिटल तरीके से, कंप्यूटराइज़्ड तरीके से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जियोग्राफी का जितना स्पेस वगैरह का जो भी सॉइल बेस्ड जो भी डाटा है, ठीक है? आप उसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। पूरी उसकी मैपिंग क्रिएट करते हैं, हमें पता लगता है एनवायरनमेंट के क्या-क्या फीचर्स हैं, उनका क्या-क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसका सॉइल के ऊपर, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर चेक करते हैं। ठीक है? इससे चीज़ें क्या होती है, लैंड यूज़ प्लानिंग कर सकते हो, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हो। अब जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल से बताया देखो, कि अगर फार्म मैनेजर हैं, वो जीआईएस का यूज़ करते हैं अपनी एक ऑप्टिमम लोकेशन देखने के लिए, ठीक है? वो सारी जगह जीआईएस का यूज़ करके डाटा लेंगे अलग-अलग एरिया का, ठीक है? क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ वाटर से जो कोई डैम बनाना है। तो डैम ऐसे तो हर जगह पर नहीं बना सकते ना, तो वो जीआईएस वगैरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो एक ऑप्टिमल लोकेशन देखेंगे, जहाँ का सोइल इतना अच्छा है या बाकी वहाँ के फैक्टर्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे हम डैम बना सकते हैं। तो सेम चीज़ इसकी सॉइल मैपिंग में यही काम आती है, कि हम सॉइल मैपिंग करते हैं, हम सॉइल के अंदर हर एक उसका न्यूट्रिएंट लेवल, उसका वाटर होल्डिंग लेवल कितना है, उसकी पीएच कितनी है, उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं और उस बेसिस पे हम अपनी क्रॉप जो मैनेजमेंट है वो हम कर सकते हैं। ठीक है? इससे हमारी क्रॉप की मैनेजमेंट भी हो जाएगी, ग्राउंड वाटर सप्लाईज़ का भी पूरा कंज़र्वेशन हम कर सकते हैं। ओके? जीपीएस का देखो सीधा सा रूल है जीपीएस का, जीपीएस आपको यही लोकेट करेगी, जीपीएस का काम है पोजीशन बताने का। तो जीपीएस आपको बताएगी कि क्या-क्या ये मैप क्रिएट करने में हेल्प कर दे कि पूरी फील्ड में कितना-कितना फर्टिलिटी वेरिएशन आ रहा है। पर्टिकुलर लोकेशन पर कितना-कितना वेरिएशन है, वो सब जीपीएस आपको पर्टिकुलर लोकलाइज्ड बता देगा लोकली। ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। देखिए, अब इन्होंने पूछा है कि जो आप एक ये स्टाइमुलेशन नहीं है, साइमुलेशन है। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि एक सक्सेसफुल आपको साइमुलेशन, एक सक्सेसफुल आपको मॉडल बनाना है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रिंसिपल्स होंगे? अब इसके लिए पता है बहुत अलग-अलग से मैटर मिलते हैं। तो जस्ट एक बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। तो इसके अंदर फर्स्ट होता है कि बहुत सिम अगर आपको एक अच्छा मॉडल बनाना है, तो पहली चीज़ आपको बहुत सिंपल रखना है, जो समझने में ईज़ी हो। राइट? तो बहुत सिंप्लिसिटी से आपको एक डिज़ाइन करना है एक मॉडल को, ठीक है? एक आपको अपने पास से सीखना है, मॉडल किस बेसिस पे कि पास्ट में क्या-क्या प्रॉब्लम रही होंगी, आपको वो सब चीज़ें कंसिडर करके ही आगे मॉडल बनाना है। पहले एक आप कंसेप्चुअल मॉडल बनाएँगे कि आप एक पूरा कंसेप्ट तैयार करें, हमने इस-इसके ऊपर काम करना है, कंसेप्चुअल मॉडल बनाएँ पहले, ठीक है? एक प्रोटोटाइप बनाएँ, प्रोटोटाइप का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कोई भी अगर आप एक फाइनल पेंटिंग कर रहे हो, तो पहले एक रफ स्केच बनाते हैं हम उसका, किस तरीके से हमें बनाना है यहाँ पे। तो उसी तरीके से आपका जो भी प्लान है, जो भी आपका एक एक्चुअल मॉडल आपको तैयार करना है, उसका एक रफ बना लीजिए, उसको हम उसका प्रोटोटाइप बोलते हैं कि एक पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए उसका, ठीक है? एक रफ सा मटेरियल से उसका तैयार कीजिए सैंपल सा, ठीक है? पुश द यूज़र डिज़ायर्स, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहना यूज़र जो यूज़र्स की चॉइस है, जो हमें चाहिए, नीड है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे, ठीक है? मॉडल टू डाटा अवेलेबल, कि आपको ऐसा लेना है जिसके लिए आपको डाटा अवेलेबल हो, उस हिसाब से वो मॉडल तैयार करने चाहिए, ठीक है? सॉफ्टवेयर से आपका जो मेजर डाटा है उसको आपको सेपरेट करके रखना है, ठीक है? अपने जो क्रिएटिव पार्ट है आपका, जो क्रिएटिव साथ वाले हैं उन पे ट्रस्ट करना है आपको कि हाँ, कुछ आपकी क्रिएटिविटी में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक टीम वर्क चाहिए, एक जने का काम नहीं होता ये। तो आपको अपने जो क्रिएटिव जूसेस है, एक ऐसे टेक्निकल टर्म दे रखी है, कैसे ना स्टाइलिश से टर्म हो गई। तो आपको कुछ क्रिएटिव लोगों का एक पूरा टीम वर्क चाहिए अच्छा-सा बनाने के लिए मॉडल। और फिर द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम, बैरियर वगैरह आ रहे हैं, उनको आपको सॉर्ट आउट करके चलना है। दैट्स मतलब ठीक है, एक ऐसा जर्नल सा क्वेश्चन है ये। तो
आप चाहो तो फिर बाकी क्वेश्चंस अगर थोड़े आपको वैलिड ज़्यादा लगता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जनरल चीज़ें लिखने वाली होती हैं, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे हमें अलग से एक मैटर नहीं मिलता है, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा, एक बार ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, इन केस अगर थोड़ा बहुत कुछ पूछे तो हम लिख सकते हैं, ओके? मैं इंक इरेज़ कर देती हूँ, आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके? चलिए। ओके, सो अब पूछा आपसे एसटीसीआर की मैंने बताई थी, हमने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी, राइट? सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। तो सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स जो एक ही स्टडी होती है जिसके अंदर हम बेस्ड ऑन द सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर, तो सॉइल का टेस्टिंग करके उसके बेसिस पे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी जाती है जो आपको करनी चाहिए, और लास्ट में आपके क्रॉप के ऊपर आपको उसका रिस्पॉन्स देखना है, आपको प्रॉफिट मेजर करना है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द सोइल टेस्ट वैल्यूज एंड द क्रॉप रिस्पॉन्स। तो नाम में पता लग रहा है कि आपको एक रिलेशनशिप देखनी है कि कैसे आपकी सोइल टेस्ट की जो जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, आपको सोइल के ऊपर जो जो चीज़ें आपको पता लग रही है, सोइल टेस्ट पे जो जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका क्रॉप पे क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी कि सोइल टेस्ट के हिसाब से जैसे ही आपने फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन किया है, उसका आपकी क्रॉप के ऊपर, उसकी ईल्ड के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसके अंदर एक रिलेशनशिप बनाने के लिए ये लेके आया है, एसटीसीआर लाए। दूसरी चीज, ताकि आपको एक अपनी टारगेट यील्ड अचीव करने के लिए एक फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मिल जाए, इसलिए लाया गया। टू इवेल्युएट वेरियस सॉइल टेस्ट मेथड्स फॉर देयर सूटेबिलिटी। तो ये चीज को कि आप अलग अलग कौन से सॉइल टेस्ट के मेथड्स वगैरह आप ला सकते हो ये चेक करने के लिए अलग अलग फील्ड कंडीशंस के ऊपर, ठीक है? टू इवेल्युएट द जॉइंट यूज ऑफ, अब किस तरीके से ये चेक करने के लिए कि आप किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर्स का एक जॉइंट यूज कर सकते हो, एक बैलेंस तरीके से दोनों को यूज कर सकते हो ताकि आपके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो सोइल की, ओके? टू डिराइव अ बेसिस ऑफ मेकिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, पूरी क्रॉपिंग के सीक्वेंस के लिए आप फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मेक कर सकते हो। मेन इसका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के ऊपर ही काम है कि सॉइल टेस्टिंग करोगे आप पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड कंडीशन के ऊपर, उसके हिसाब से आप फर्टिलाइजर की डोज रिकमेंड करोगे, फिर आप देखोगे कि उस फर्टिलाइजर डोज जो आपने रिकमेंड करके लगाई है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आपकी क्रॉप की यील्ड के ऊपर। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बहुत बात की है कि एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम जो भी मेथड्स वगैरह जो भी हम चीज़ें बनाते हैं इसके अंदर उसको हम नैनो लेवल पे बनाते हैं। नैनो लेवल का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के साइज का हम बनाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या है, देखिए कुछ यहाँ लिखी हुई है इसमें, ठीक है? एग्रीकल्चर में क्या क्या होती है, एक तो सॉइल इम्प्रूवमेंट है कि जो नैनो क्लेज वगैरह होती हैं, नैनो क्लेज क्या होती हैं, ये बहुत नैनो साइज के पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर सिलिकेट की लेयर्ड होती है इस तरीके से। तो ये नैनो क्ले जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है इसको डायरेक्टली आप सैंडी सॉइल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये चीज जाती है, ये करती क्या है नैनो क्लेज, ये वाटर रिटेंशन, वाटर को वहां पे रोक के रखना, वाटर रिटेन करके रखना, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और न्यूट्रिएंट लेवल जो है सॉइल के अंदर उसको इंक्रीज कर देती है, ठीक है? तो ये नैनोक्लेज का फायदा होता है। एक तो नैनोक्लेज की प्रॉपर्टी हो गई है, ओके? उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको दिया गया प्रोडक्शन के अंदर जैसे नैनो फर्टिलाइजर होते हैं, हमने नैनो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा। तो नैनो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के। इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये क्या होते हैं, ये बहुत स्लो रिलीजिंग होते हैं, स्लो और स्टेडी रिलीजिंग होते हैं, कि जैसे जैसे जितना जितना रिक्वायरमेंट है क्रॉप को कि उतना उतना स्लोली स्लोली सप्लाई करते हैं। एक तो कुछ रेजिड्यू नहीं बचता वहां पे, उनका कुछ रिमेन नहीं बचता, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं जाती है, राइट? तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो नैनो फर्टिलाइजर्स की होती है वो हमेशा नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर से ज्यादा होती है, ठीक है? और ये नैनो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये जो भी बायोटिक स्ट्रेस हो, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग स्ट्रेस, यानी कोई पेस्ट का अटैक, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का अटैक, और एबायोटिक स्ट्रेस यानी टेम्परेचर, क्लाइमेट, पानी, इन सब का जो अटैक होता है, जो भी इनका अफेक्ट आता है बैडली, ये उनको ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है? तीसरा एक होता है नैनो सेंसर, पेस्टिसाइड के केस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं चाहे तो, नैनो पेस्टिसाइड का भी सेम केस होता है कि नैनो साइज के ऊपर पेस्टिसाइड्स अरेंज होते हैं जो कि जितना रिक्वायरमेंट होता है, जितना जहाँ जहाँ कंट्रोल करना है उस अकॉर्डिंग वहां पर पेस्टिसाइड पहुंच जाते हैं केमिकल को।
नैनो सेंसर जो होता है वो भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमने बात की कि सेंसर का काम क्या होता है, वो पूरा डिटेक्ट करता है, चाहे एनवायरनमेंट की बात हो चाहे क्रॉप सॉइल वगैरह की बात हो। तो वो डिटेक्ट करता है कि सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, पेस्टिसाइड का रेजिड्यू कितना है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्लांट पैथोजन का कितना कितना सेटअप है, कितने कितना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ताकि ये चीज़ हमें पहले डिटेक्ट कर दे। हमने पढ़ा था ना कि थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नैनो पार्टिकल्स, तो इसलिए ये थोड़ी-सी चीज़ को भी डिटेक्ट जल्दी कर लेते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट या लॉस क्रिएट ना हो हमारी फील्ड में, उसके लिए हम एडवांस्ड प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग कर सकें, राइट? तो ये चीज़ होती है, इसमें दे रखा है जैसे नैनो कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, नैनो सेंसर्स हेल्प करते हैं प्लांट पैथोजन या पेस्टिसाइड का डिटेक्शन करने के लिए। नैनो सेंसर का काम होता है सॉइल की कंडीशन को मॉनिटरीज करना, ठीक है? नैनो मटेरियल को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस में भी यूज़ करते हैं। तो ये सब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं एग्रीकल्चर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमने ये चीज़ क्या डिस्कस करी थी कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो आइडिया था, ये दिया था रिचर्ड फेनमैन ने, आइडिया दिया था नैनो का, ठीक है? नैनो मैन था। और सन का काम क्या था, उसने एक सॉरी सन नहीं कह रही हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म थी वो दी थी एन फॉर नैनो टेक्नोलॉजी टर्म और एन फॉर नोरियो तैनिगुच्ची। ओके, सो आई होप अब ये चैप्टर हमें हार्ड नहीं लगेगा, हम एक से दो बार इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए यार, ताकि आप सबके लिए और थोड़ा बेहतर कर सकें हम, ठीक है? इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशन हमारे नोट्स कल्चर ऐप पर उपलब्ध हैं, साथ ही साथ इसके हिंदी नोट्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जा करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए नीचे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने सारे दोस्तों तक।